जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। And also, I would like to welcome you all on the behalf of Career IS. Career IS, that with its name defining that, it is providing the best of the quality education and a successful journey to the aspirants. Since 2010, we are providing a good number of quality education and results also. So, as we have a rich tradition of Atithi Devo Bhava, so following this tradition, I would like to call upon the stage Chairperson of Career IS, Dr. Seema Yadav ma'am, to facilitate Kamla Prasad sir. Please give a big round of applause for him. Director of Career IS, Dr. Raman Chaudhary sir, to facilitate Ajay Kumar sir. So give a big round of applause for them. So moving ahead, without wasting much of your precious time, I would like to call upon the stage the man himself, the sculpture of wisdom and enlightenment. So give a big round of applause for Kamla Prasad sir, and to shower here us all with his wisdom words. So give a big round of applause for him. Good afternoon. पहली बार इस साइड से साइड आके मन शेयर करने का ये नया सुखद अनुभव है। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी के बारे में। CSC 22 दिल्ली में जून 2018 में आया। CSC 2022 में मेरा अंतिम रूप से चेक हुआ। अभी मैं CSC सर्विस में दिल्ली में सेना भवन में रेल एंड 2018 में जैसे आप इसमें काफ़ी लोग बिगिनर होंगे, कितने लोग हैं अभी जिन्होंने शुरुआत की है तैयारी। सबसे पहली चीज़ ये आपको लग रहा होगा कि हमने शुरुआत की है अभी, तो अभी हमारा एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए, तो फिर हम आगे इसके लिए आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो प्री नहीं डिसाइड करेगा, मेन्स डिसाइड करेगा। आंसर राइटिंग जो है, जो भी टॉपिक आपका पूरा हो रहा है उसका जरूर कीजिए, आप शुरुआत से कीजिए। इसका इंतजार बिल्कुल मत कीजिए कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं अच्छे से आंसर राइटिंग करना शुरू करूँ। जो भी इसका भी जैसे भी है, क्योंकि मेन्स का एक बार आप पूरा सिलेबस वो शुरू हो जाएंगे तो ये समझिए आपको जो भी फिल्म्स का नेचर है, जैसे पेपर आ रहा है, आप 40% के अराउंड आप जो फिल्म्स है आपका वो कवर हो जाएगा। और एक बार आपका मेन्स अच्छे से कवर हुआ है, आपके एनालिसिस पावर अच्छी हो गई है, तो फिल्म्स पढ़ने में भी आपका मजा आएगा। मैं आपको ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले मेंस पढ़िए, प्रीलिम्स पढ़िए, इसका रीज़न समझिए।
आपने प्री खूब मेहनत कर ली, आपने पास कर लिया, ठीक है। प्री देने के बाद जो आंसर आते हैं कई सारी कोचिंग के, उसमें 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वेरिएशन होते रहते हैं उसमें कोचिंग में। कोई भी ये श्योर नहीं हो सकता कि मेरे अगर 100 मार्क्स हैं, अब आप मान लीजिए आपके 100 to 120 या 80 मार्क्स से लेकर के आपका 110 तक वेरिएशन चल रहा है किसी भी पेपर में, तो आप फिर बहुत ऐसी सिचुएशन में होते हैं, डिलेमा में होते हैं कि मेंस की तैयारी करें कि ना करें, मेरा प्री होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर जून में हो गया आपका प्री, तो रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने ही आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपका प्री हो गया तो 2 से ढाई महीने आपको टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 3, 2 से ढाई महीने ज़्यादा कभी नहीं मिल पाएगा। इसमें आपको GS तैयार करना है, 4 पेपर, एसए की आंसर राइटिंग करनी है क्वालिटी वाली, ऑप्शनल आपको पूरा तैयार करना है, कंपलसरी पेपर भी देखना पड़ जाएगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 2-2.5 महीने में आप इतना बड़ा सिलेबस बहुत क्वालिटी से कंप्लीट कर पाएंगे? क्वालिटी से आपका समझौता हो जाएगा। अब आपने मेंस दिया है, तो जो भी मेंस देता है सबको ये लगता है कि मैंने जो लिखा है वो दुनिया का बेस्ट है, इससे अच्छा हो नहीं सकता। तो हर किसी की उम्मीद होती है कि मेंस दिया है तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ, आगे तैयारी के बारे में सोचूँगी। बट लेकिन मेंस का रिजल्ट आता है, फिर आपका नहीं होना है, फिर आप क्या करेंगे, फिर से प्री के साइकिल में लग जाएंगे। फिर मान लीजिए प्री हो गया, तो इसे कहते हैं, जैसे इकोनॉमी में आपने सुना होगा एक वर्चुअल साइकिल होता है, एक सीसीएस साइकिल होता है, ये तैयारी का भी सीसीएस साइकिल होता है। मैं ये बता देता हूँ कि स्कूलिंग प्राइमरी से रही है शुरू से, मैं कभी इंग्लिश मीडियम गया नहीं हूँ और 12th तक गाँव से ही अपनी पढ़ाई की है। बट यहाँ आके मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आई थी कि मुझे पहले मेंस पढ़ना है, क्योंकि मेंस का नंबर यहाँ जुड़ेगा और बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी किसी चीज़ की। बट 2018 में अभी काफ़ी सीनियर, अभी जो साथ में जिनके साथ बैठ रहा हूँ वो मेरे आइडियल हुआ करते थे, तो उनके साथ में मैं बैठ सीधा के आंसर लिखने लगता हूँ। लेकिन अब क्वालिटी नहीं आएगी इसमें, लेकिन धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग करते हो तो जब आप पढ़ रहे होते तो आपका दिमाग को क्लिक करता है, अरे मैंने इसे यहाँ पढ़ा है, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, इस पॉइंट को हम वहाँ यूज कर सकते हैं। और जब आपकी कॉपी चेक होकर आती है तो जो उन्होंने अलग से मार्क्स दिए होते हैं, मार्किंग मतलब जो उन्होंने पॉइंट रेज किया होता है टीचर ने, उससे आपको ये फायदा होता है कि आप उसको एक अलग जगह पर नोट कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो नहीं मिल रही हैं, या आप एक अपनी नई डायरी बनाते हैं, तो नई डायरी में आप जो चीज़ें अलग बताई गई हैं और जो चीज़ें जनरली आप कोट कर पाएंगे उसको कहीं पे नोट डाल दीजिए। जैसे इकोनॉमी आप पढ़ने चले गए, आप बोलते हैं जैसे कि सब्सिडीज बढ़ाई जाती हैं कहीं, तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। आपने जनरली बात कही, बट अगर आपके पास ये डाटा है कि वर्ल्ड बैंक के सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होती है, अगर आप 10% से सब्सिडीज इंक्रीज करते हैं तो उस एरिया का वाटर एक्सप्लॉयटेशन 6 to 7% बढ़ जाता है। आपने बात दोनों जगह एक ही कही है, बट अब यहाँ पे वजन ज़्यादा हो जाएगा, जो आपने दोनों चीज़ होनी चाहिए। मस्तिष्क विश्लेषण बहुत जरूरी है, एनालिसिस सब कर रहे हैं। दूसरा, एनालिसिस को प्रूव करने के आपके पास फाइट है। मेंस के पार्ट पे आंसर राइटिंग आपसे कभी भी 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 दिन में नहीं आएगी। मैंने 2018 से शुरू किया है, आज तक कर रहा हूँ। सैटरडे संडे में छुट्टी मिल रही है, तो संडे में टेस्ट में जरूर शामिल होता हूँ। आप एक दिन आप अनुभव कीजिएगा, जितने लोग हैं, कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ाई करिएगा दिन भर और फिर 3 घंटे का टाइमर लगा के 20% का टेस्ट लिख दीजिएगा। फिर शाम को एनालिसिस के लिए दोनों अलग अलग, आपको लगेगा कि जो आपका आउटपुट है 3 घंटे में ज़्यादा अच्छा आया जब आपने 20% लिखने की कोशिश की। जब आप पूरे सिलेबस से एक बार बोल हो गए हैं उसके बाद फिर आप प्री है। प्री में क्या करना है आपको कि एक बार एक ये भी बहुत मतलब वैसे सलाह दूंगा, जो मेरा अनुभव रहा है कि रिसोर्सेज जितना कम से कम हो सके। अब ये नहीं कि आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, एक बार डीडी कसूरी पढ़ लेते हैं, एक बार कोचिंग का पढ़ लेते हैं, या जो भी रिसोर्स आप फॉलो करते हैं उसमें एक बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे, बट उसके लिए 10 अलग अलग बुक मत पढ़िए। एक बार आपकी स्टैंडर्ड बुक हो जाए, जैसे आप क्वालिटी के लिए पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, रिसोर्स का मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड रखिए, एक ही रिसोर्स एक चीज़ के लिए।
विपिन चंद्रा आपकी हो गई है, या फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी में आपने एनसीईआरटी कर ली है, उसके आगे आपको जो और करना है और देख सकते हैं, बट सफिशिएंट मानी जाती है एनसीईआरटी तक, जैसी ले उसके बाद आप जा सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपने पूरा देख लिया है, मॉडर्न के विपिन चंद्रा देख लिया है। फिर आप फर्स्ट पेपर में अगर मेंस के पार्ट में सोसाइटी आपने देख लिया है, एक बार स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ लिया, आपने अपने नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस करना। फिल्म्स के लिए कोई भी बुक है आपने एक बार 2 बार पढ़ ली है, इससे ज़्यादा बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको लगेगा ये किताब मैंने 20 बार पढ़ ली है, बट आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो उसमें आगे ज़्यादा आप समझ लेंगे। ये क्वेश्चन जब आप करते जाइए तो जो सही हो जाए वहाँ कोई बात नहीं। अब जैसे कोई बोलेगा कि हर बार हम कैसे क्वेश्चन करें, सबका एनालिसिस करें, जो आपके गलत हुए और आपको कुछ पॉइंट नहीं पता तो वहाँ स्टार मार्क लीजिए। अगली बार जब रिवीजन करने आइए आपको जो स्टार मार्क है या जो लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करना है वहाँ आप उसको कर सकते हैं। मेंस के मैं अपनी तैयारी को बता देता हूँ। मैंने शुरुआत की थी फोर्थ पेपर से, क्योंकि फर्स्ट पेपर मुझे बहुत लंबी लगता है, पूरी हिस्ट्री आ गई, इसमें ज्योग्राफी आ गई, इंडियन सोसाइटी आ गई। अब फोर्थ पेपर में एथिक्स में क्या है, बेसिकली जो आपने जीवन में अनुभव किया है, केस स्टडीज़ क्या होती है, वही है जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, और लिखना भी हमें उसी तरीके से है। तो पहले आप फोर्थ पेपर से अगर जाते हैं तो केस स्टडीज़ के लिए 120 मार्क्स है आपको, बहुत आसानी से देगा। लेकिन ये कैसे दे सकता है, किताब पढ़ने से नहीं मिल सकता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। उसके बाद जो आपके मोरल थिंकर्स हैं, मोरल थिंकर्स अगर आपने एक बार देख रखा है, फिर आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से क्लिक होगा, किसी का नया थॉट्स मिला तो आप उसे अलग से नोट कर पाएंगे। फिर एथिक्स गवर्नेंस ये आपको बहुत जल्दी कवर होगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने 250 मार्क्स में कवर कर लिया। संडे अपना ऐसे की यूज कर लीजिए। थर्ड पेपर के लिए फिर आइए आप, मैंने ऐसे शुरू किया, फोर्थ पेपर, थर्ड पेपर, सेकंड पेपर, फिर फर्स्ट पेपर। उसके बाद प्री के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि बुक जो हो गई एक बार हो गई, बट क्वेश्चन मुझे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, फिर उसका एनालिसिस करना। और ऑप्शनल आप ये समझिए कि अगर एक साइकिल है तो दिसंबर तक आप मेंस का पार्ट कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर आप अगर आपको मेंस का कुछ पार्ट पढ़ना है तो वो पार्ट आप पढ़िए जो आपके प्री और मेंस में काम आए। जैसे हिस्ट्री आप कर सकते हैं, ज्योग्राफी आप कर सकते हैं, पॉलिटी आप कर सकते हैं, बट वैसे पार्ट आप बहुत टच कीजिए जैसे इंडियन सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है आपका, या जो पार्ट आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस में है उसको फिर जनवरी से मत कीजिए। फिर आपका जैसे प्रीलिम्स हो जाता है फिर वेट नहीं करना है कि हो रहा है रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट आपको मेंस हर हालत में करना है। इधर अगर किसी ने तैयारी करना शुरू कर दिया है, मान लीजिए प्रीलिम्स नहीं हुआ है, फिर भी आप टेस्ट लीजिए, लिखिए, उसके आंसर चेक कराइए, क्योंकि कभी ना कभी आपको मेंस देना है, उस प्रोसेस से जाना है। और दूसरा ये भी समझिए कि प्री मेंस इंटरव्यू बाइफरकेट किया गया है अलग अलग, ठीक है, बट आपको हर जगह मौका मिलता है, हर जगह से इंटरव्यू में आपसे कुछ ऐसे तीसरी दुनिया को कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो आपने प्री मेंस में पढ़ा है उसी से संबंधित पूछा जाएगा, व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पूछा जाएगा। इंटीग्रेटेड आपकी अप्रोच होनी चाहिए जो आप तैयारी करते हैं। 18 में आया था तो मैंने यही फॉलो किया था कि आंसर राइटिंग मैंने शुरू कर दी। फिर 19 में मेरा था कि मैं PCS देता हूँ, मैंने 19 में PCS का इंटरव्यू दिया, उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, 10 मार्क्स हुआ। फिर 2020 में ये फायदा मिला कि CSC में 21 में भी इंटरव्यू दिया, कहीं नहीं। अभी लगातार पढ़ाई में मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट ही हूँ, आप ही रहिए, ऐसे ही बैठा हूँ, बस यहाँ मौका दिया गया क्या मुझे अनुभव शेयर कीजिए आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर किसी की कुछ क्वेरीज हो तो आप इकॉनमी के लिए क्या आपको डिसाइड करना है? इस बार मैं प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया था, बट इकॉनमी सेक्शन मेरा तैयार नहीं था, दैट्स व्हाई मेरा प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं होता है। तो इकॉनमी के लिए क्या आपको समझ चाहिए? इकॉनमी के लिए देखिए, हाँ बढ़ जाइए प्रीलिम्स में ये भी ध्यान रखिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी कोर एरिया आपको फिट करना है। कोर एरिया में जैसे आप पॉलिटी ले लीजिए, वहाँ से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इकॉनमी आप अच्छे से करके जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करके जाइए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी अच्छे से करके जाइए। क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि मॉडर्न कल्चर पढ़ के जाएंगे, टाइम एंशिएंट पढ़ के जाएंगे, मेडिकल पढ़ के जाएंगे, तो ठीक है आप पढ़ के जाएंगे, बट वो क्वेश्चन आपसे हो पाए उसमें बहुत दिक्कत होगी, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन अगर आपने इकॉनमी अच्छे से कर रखी है, ये पॉलिटी आपने जो कोर एरिया जो आसान है, आसान
नहीं गलत होना चाहिए, कठिन तो सबसे गलत होता है, नहीं हो पाता। इकोनॉमी के लिए एक बार बेसिक बुक आप देख सकते हैं। बेसिक में हिंदी मीडियम में कोई है तो रामेश्वर का तो सजेस्ट करूँगा लीजिएगा, और अगर इंग्लिश मीडियम का है तो मृणाल सर की वीडियो है इकोनॉमी, वो आप पूरे देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। NCERT मैंने किसी चीज़ के लिए मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसका अनुभव नहीं है इसके लिए, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ जो चीज़ मैंने खुद नहीं पढ़ी। बाकी अगर आप एक चीज़ है कि आप अगर उसके 500 या 1000 क्वेश्चन से पूरे हो जाते हैं तो उसके एनालिसिस कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर 15 क्वेश्चन है तो आपसे 12-13 तक नहीं मिलेगा, फिर आपको सर ऑप्शनल की तैयारी सर कैसे किया जाए सर, और उसमें सर स्कोर भी सर कैसे बेहतर एकदम लाया जा सके जिससे कि उसके निर्धारित हो। ऑप्शनल को लेकर बड़ा डाउट रहता है कि ऑप्शनल बहुत आसान है, ये ऑप्शनल बहुत मार्किंग है, ये नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यूपीएससी अगर सिलेबस डिजाइन कर रही है तो वो आपसे हर ऑप्शनल है, चाहे जो ऑप्शनल आप लीजिए, एक लेवल की मेहनत सब में आपसे लेंगे। तो जो भी ऑप्शनल आपने लिया है पहले तो समझना कि पहले आपको कंप्लीट करना है, उसकी आंसर राइटिंग अच्छे से करनी है, हर क्वेश्चन की करनी है। उसके लिए सबसे अच्छा गाइड है आपके ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। प्रीवियस ईयर के जो कम से कम 5 से 10 साल के पेपर हैं उसको आप लिख लीजिए। लिखने का मतलब ये नहीं नोट करना है, 3 घंटे का टाइमर लगा के तो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए और दिसंबर के पहले आप उसे खत्म कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक एक पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा किस क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम देना है। जैसे मेरा तो संस्कृत का यहाँ मुझे नहीं लगता किसी का संस्कृत टाइप होगा, तो उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, कंपल्सरी क्वेश्चन आपको करना है, जैसे 5th है 1 है, उसके बाद फिर आप देखिए किसमें कितना टाइम लग रहा है और पहले से जितना प्रैक्टिस करके आप जाएंगे उतना फायदा। बट आप लिख के जाइए एक बार, ये नहीं कि हमने कोचिंग से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बुक पढ़ ली है, उससे अगर आपको कुछ हो नहीं पाएगा, आएगा लेकिन वो विदिन टाइम कंप्लीट नहीं। और कुछ नहीं। Little bit. Actually, most of students want to discuss about it. The English medium is priority in that because most of pressurized for that. If we are taking English medium batch or Hindi medium and related to it, basically they know about it for the mining selection purpose. So they are very curious about that. They understand English, they write down English and whatever. But on the question pattern or exam pattern, so little bit confused in between we are taking English or either Hindi according for the result. So that is a major issue for everyone. ये इशू सबसे ज़्यादा चल रहा है। अभी इस बार का तो जो रिजल्ट रहा है तो थोड़ा संतोषजनक रहा है, लेकिन इंग्लिश वाले के लिए ये बोला जाता है हिंदी वाले को एक बार सजेस्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी समस्या देखी गई ट्रांसलेशन को लेकर। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ऐसे का कुछ पार्ट ऐसा था तो बोला गया कि आप अगर जब तक हिंदी नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। सिलेबस सबका सेम है, मार्किंग का पैटर्न सबका एक तरीके से। पहले ये बोला जाता था कि हिंदी में कंटेंट का इशू है, बट अभी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस कंटेंट को कम करना है। आप चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप एक बार टॉपर्स की कॉपी देख लीजिए। उस चीज़ को बहुत आसान है कि आप किसी टॉपर इंग्लिश को देख सकते हैं, आपने हिंदी को ऐसे डिजाइन कर रखा है कि हिंदी साइंटिफिक तरीके से लिखा है, आपने बुलेट फॉर्म में लिखा है कि नहीं। आप कॉलेज वाला आंसर राइटिंग नहीं कर सकते कि आप पैराग्राफ राइटिंग करते हुए जा रहे हैं, करके जाते हैं। मीडियम का कहीं कोई इशू बनता नहीं है, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, ना ऑप्शनल को लेकर के, ऑप्शनल को वैसे भी नहीं, ना जीएस को लेकर के। और इंटरव्यू में मैंने 2 बार किया, तो इवन इंकरेज ही करते हैं। दरअसल उसके पीछे जो आप हिंदी मीडियम की एक समस्या है कि जो बैकग्राउंड होता है, स्कूलिंग होती है, वो बहुत प्रॉपर नहीं होती है, इसीलिए यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम लगता है उस चीज़ को मतलब करने में। ऐसा यूपीएससी के लेवल पर कोई भेदभाव है, यहाँ पर कोई भेदभाव ऐसी चीज़ नहीं है। और ना आपको अब ये भी यूपीएससी ने इतनी सहूलियत दे रखी है कि आप चाहें तो जीएस आप अपना इंग्लिश में लिख लीजिए, ऑप्शनल हिंदी में लिख लीजिए। आप हिंदी जो आपका जीएस है उसे इंग्लिश में लिख लीजिए, ऑप्शनल हिंदी में लिख लीजिए। इंटरव्यू का मीडियम आपको चूज करना है, आप हिंदी का लिखिए, इंग्लिश का लिखिए। फ्री में पेपर दोनों आता है, उसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी।
तो इस लेवल पे लेकर भी ऐसी मुझे बड़ी समस्या नजर नहीं आई। एक हैवो क्रिएट किया जाए लगता है इसकी वाला बात है। सर आपकी जैसे ऑप्शनल संस्कृत लाइक मेरा मीडियम मेरे से मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो इसमें वहाँ पे हिंदी लिटरेचर का जो नंबर्स लाइक है वो ज़्यादा सही होते हैं, तो क्या इसलिए कुछ हिंदी लिटरेचर हिंदी लिटरेचर को हिंदी में लिखेंगे आप, पहली चीज़ मिल रही है। और ऐसा प्रेडिक्टेबल है ना इसका सिलेबस, या कोई सिलेबस कांस्टेंट है कि हिंदी लिटरेचर का सिलेबस पूरा इसमें ऐड ऑन कुछ होना नहीं है, तो उसके लिए क्या अगर प्रीवियस सिलेबस पूरा सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करें तो सब इससे हाँ, हिंदी मीडियम के मतलब काफ़ी बच्चे लोग हैं हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम हिंदी साहित्य प्रेफर करते हैं। तो करंट से आपको बहुत अधिक अपडेट नहीं होना है, बट उससे समस्या भी नहीं, क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं तो करंट आपको पढ़ना ही पड़ता है। और आप करंट से जुड़ती चीज़ों को लिखते ही हो, चाहे आप संस्कृत लिख रहे हो चाहे आप हिंदी लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो जोड़ना पड़ता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इस बार आप प्रीवियस 10 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और टाइम दे दीजिए विदिन टाइम जनरेशन आपसे इंजॉय करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी जीएस आप कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि ऐसे आप हिंदी में लिख रहे हैं। आपने जिसमें जीएस किया है उसी में आपको ऐसे लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो क्या हम लोग आप लोगों को आउटलाइन करना है या सिर्फ उस हिसाब से क्या सर? जैसे सर मैथ से राइटिंग करता है हाँ। तो सर उसमें तो क्या हम लोग आगे देना है या फिर उस हिसाब से ये समझिए मेंस अबाउट 20% जो फैक्ट है वो 20% होता है, एनालिसिस आपका 80% का राउंड होता है। तो ये बोला जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरा करें। आप एनालिसिस किसी चीज़ की कर रहे हैं बट आप उस चीज़ के फैक्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी बात उतना दम नहीं माना जाएगा। बट फैक्ट किसे बताना है, आपको किसी चीज़ की समझ अगर नहीं है तो फैक्ट का क्या मतलब रहेगा। दोनों का एक बैलेंस बना के चलना है। अब मान लीजिए मेरे में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो अमूर्त किस्म का हो, मान लीजिए 4th पेपर में आ जाए, तो आप क्या करेंगे वहाँ आप बुलेट फॉर्म कैसे लिख पाएंगे? आपको दिखता रहेगा प्रैक्टिस इंस्टेंट में आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इसीलिए की जाती है कि आप वहाँ पर इंस्टेंट डिसीजन ले पाते हैं कि इसे मैं बुलेट फॉर्म में कर पाऊँगा। बुलेट फॉर्म में करने का फायदा ये है कि कम में आप बहुत ज़्यादा लिख पाते हैं। जैसे मान लीजिए भूमि सुधार बात में पूछता है, आपने लंबा चौड़ा लिखना शुरू कर दिया, बट आपको भूमि सुधार वास्तव में अगर सही से पता है तो आप उसको 3 पार्ट में बांट देंगे उसे कि भूमि सुधार कैसे लागू किया था, काश्तकारी का नियमन कैसे किया, फिर आगे नए नए एक्ट कौन से इसमें है, 3-4 पार्ट में आपने बांट के सबकी समस्याएं सब लिखते हुए आप अंत तक आ जाएंगे तो स्ट्रक्चर आपका अच्छा बन जाएगा। बट जो अमूर्त है वहाँ पर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आप ये कुछ टाइम पे मन क्लियर कर पाएंगे कि हमें इसे बुलेट फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग करना है। जैसे सर मेंस के सर आंसर राइटिंग के लिए सर अच्छे नंबर लाने हैं, जैसे उसका सर आंसर का प्रस्तुतिकरण कैसे होनी चाहिए? आंसर का प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? ये अपेक्षा की जाती है कि आप जब आंसर लिखना शुरू करते हैं एक बार उसका इंट्रोडक्शन एक से बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में बेरोजगारी जो है भारत में वो सबसे ज़्यादा है अपने 45 साल के चरणों पर है, जो भी आप क्वेश्चन किया गया, फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं ना कि विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में प्रतिवर्ष 13 मिलियन जॉब की आवश्यकता है, बट 3 मिलियन उत्पन्न हो गए, 10 मिलियन जॉब का प्रतिवर्ष डेफिसिट उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो शुरुआत है अच्छे से कर रखी है, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट है आपके पास। फिर इसके बाद आप सबको पता है कि बेरोजगारी के अभी क्या क्या कारण हैं, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं और क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, आप पहले प्रस्तावना उसकी बनाते हैं, उसके बाद उसकी मेन बॉडी होती है, फिर उसके बाद कौन सी अब ये भी होता है कभी कभी कि आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, तो यूपीएससी में यही सलाह दी जाती है फिर भी आप छोड़ के नहीं आएंगे, कम से कम इंट्रोडक्शन और कंसिलिंग के पार्ट तक लिखते हैं कि जहाँ कुछ नहीं होगा इससे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे आप कितना भी पढ़ के जाएंगे तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो
मतलब नहीं पढ़े हुए होंगे, एक दो तो एकदम पहली बार नजर के सामने आए होंगे, बट छोड़ के आना सजेस्ट नहीं किया जाता है। सर 2018 से 20 तक सर तो आपने जर्नी से कवर किया, उसमें सर आपने यूपीएससी को कवर कैसे किया? एक बार जो मेरे क्लास नोट्स थे, तो मैंने अपने क्लास नोट्स को कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, 10 बार से कम नहीं पढ़ा किसी भी क्लास नोट्स को। आज भी उसी पे डिपेंडेंट हूँ, कुछ नया मिलता है तो अलग से एक डायरी में लिख देता हूँ, जैसे उसको एडिशन होता है। और उसके बाद एक ओनली आईएएस का एडिटोरियल डिस्कशन आता है, हर कोई अपना अलग अलग पॉइंट करता होगा, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको क्या करना है, मैंने जो किया मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से फिर उसको कम से कम 2 बार सुनते हैं, ये ट्रेवल टाइम सुनते हैं, उसके की पॉइंट्स नोट कर लें। वो जिस टॉपिक पर हमारे सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर जहाँ का जो होता है उसके की पॉइंट्स आपको वहाँ पर धीरे धीरे करके वो आपका जो 4 पेपर है वो पता चला जाएगा। संडे एक दिन आप ऐसे ही सर स्कोर से कैसे क्या जाता है ऐसे मैंने 2020 से 2 दिए है, 2020 में 130 है, 21 में 130 है। मेरा क्या होता है कि जो भी ऐसे की शुरुआत होती है उसमें थोड़ा फैक्ट देने से शुरुआत में बचना चाहिए। उसमें मैंने जो अभी तक फॉलो किया है, मैंने स्टोरी फ्रेम की है। कोई भी ऐसे आता है तो ऐसा नहीं कि मेरे को रियल लाइफ में भूल ही चुका हो, बट मैंने उसकी स्टोरी जरूर फ्रेम की है। जैसे कि अभी इस बार जो आया था उसमें ये था कि पालना जुबाने वाले के हाथ में संसार की बात हो, तो आप उसमें क्या बोल सकते हैं। मैंने स्टोरी फ्रेम की कि XYZ कोई भी काल्पनिक नाम है, मोहन है, तो इसके परिवार में पिताजी नहीं रहे, बहुत गरीबी रही है, मैंने स्टोरी फ्रेम की। लेकिन हाल का जो भी रिजल्ट आया सिविल सर्विसेज का या किसी भी एग्जाम का, NDA CDS का आया, उसमें मोहन का चयन हो गया। सभी लोग मोहन को बधाइयाँ दे रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं कि मोहन का त्याग है पर इसका मिलना। बट जब मैं उसका एनालिसिस करता हूँ तो मुझे मोहन से ज़्यादा मोहन की माँ का संदेश मिल रहा है। पिता का ना होते हुए मजदूरी करके, खेती किसानी करके, कैसे भी करके उन्होंने शिक्षा को इतना महत्व दिया कि आज मोहन पढ़ाई उन्होंने कंटिन्यू नहीं कर रखी है। तो वास्तव में जो प्रत्यक्ष मोहन की सफलता दिख रही है वो मोहन की माँ करके, मोहन से ज़्यादा मोहन की माँ की सफलता है। फिर ऐसा भी स्टोरी फ्रेम करके कि आप जो बेस्ट है कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे आपकी स्टोरी फ्रेम होने से ये फायदा है कि एक जो एग्जामिनर होगा अट्रैक्ट होगा कि पढ़ते हैं इसके, इंटरेस्ट उसका डेवलप होता जाएगा आगे क्या है। ऐसे जैसे ग्लोबलाइजेशन पे एक टॉपिक है, उस पर जैसे मुझे लिखना बहुत से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको 3-4 बता देता हूँ। मैं स्टोरी तुरंत फॉर्म कर लेता हूँ। जैसे मैं हर साल की तरह इस बार अपने जब गाँव जाता हूँ दिवाली के मौके पर, तब देखता हूँ गाँव में जो बाजार लगते थे, मैं ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कि जो बाजार है वो चीनी जालकों से पड़ चुके हैं। जब मैं अपने टाइम का सोचता हूँ तो मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के दिए सब हुआ करते थे। जैसे वो मिट्टी के खिलौने बिकते थे कुमारों के बच्चों के, वो बच्चे पैसा करके अपने पेरेंट्स से पैसा मांगते हैं, उसी को पैसा पा करके वो दूसरी जगह जाकर दूसरा सामान खरीद रहे थे। अब मैं जब देख रहा हूँ कोई बाजार जो है चीनी जालकों से पटी हुई है, तो अनायास ही मुझे उन बच्चों का, उनके पेरेंट्स के बारे में ख्याल आता है कि आखिर वो अब क्या कर रहे हैं, उनका क्या हुआ। मेरी उत्सुकता बड़ी, मैंने पूछा कि आखिर वो लोग गए कहाँ, जो कामगार। पता चला कि ये सभी लोग अब शहरी मजदूर बन रहे हैं। उसको अब कई डायमेंशन से कवर करता है। कोई भी आप मतलब कोई भी इंस्टेंट आप टॉपिक लीजिए और उसका अपनी स्टोरी फ्रेम कर लीजिए, तो थोड़ा उसके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबका अलग अलग तरीका होता है ऐसे, बट मैं अपना हमारे विश्वास जी ने कहा है, मतलब इस मीडियम पे कहा है कि जैसे हमारे दोस्त बहुत सारे हैं कि हिंदी चूज़ करें, इंग्लिश चूज़ करें, और मेन पॉइंट वो नहीं है कि आप लैंग्वेज क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, दिस इज द पॉइंट। तो कुमार विश्वास जी ने कहा है ये हिंदी बज़्म, ये उर्दू बज़्म है मेरा, ये उर्दू बज़्म है मेरा, मैं हिंदी माँ का ज़ाया हूँ, ज़ुबाने मुल्क की बहनें हैं, मैं ये पैगाम लाया हूँ। तो मेन पॉइंट है कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसके अंदर कंटेंट और पॉइंट्स क्या लिख रहे हैं आप, दैट मैटर्स। तो खैर इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ कितना ज्ञान दूँ। सो नाउ मूविंग अहेड, आवर चीफ गेस्ट हु इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, Ajay Kumar sir. So I would kindly request him to come over the podium and shower us with his experiences and guidelines.
So give a big round of applause for him. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank the management for giving me this opportunity to be here and talk with you guys. And thank you so much for the kind words. Even I did not know that about you actually. I would also like to thank sir for talking so much in detail. Now I think I can enjoy the talk because details are done. Now I can give a perspective on the exam itself. So the thing is, let's see what this exam is. I think the most important thing is to know the exam first. So UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम इज जस्ट एन एग्जाम. तो एक बड़ा मिथ है, हर जगह बोला जाता है कि यू हैव टू कवर एवरीथिंग अंडर द क्लाउड फॉर एवरीथिंग विच इज पॉसिबल, बट वो है नहीं. लाइक एनी अदर एग्जाम दैट यू वुड हैव गिवन इन योर लाइफ कि उसका ना एक मोटिव होता है एग्जाम का. इस एग्जाम का मोटिव है यू हैव टू सिलेक्ट ऑफिसर फॉर द कंट्री. तो अब जब ऑफिसर सिलेक्ट कर रहे हैं तो दे आर लुकिंग फॉर योर पर्सनैलिटी. व्हेन आई वेंट फॉर माय फाउंडेशन कोर्स, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे याद है कि देयर वाज समवन टॉकिंग एंड ही सेड कि दिस एग्जाम इज जस्ट अ पर्सनैलिटी टेस्ट. फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू दिस इज अबाउट योर पर्सनैलिटी. इफ यू डेवलप योर पर्सनैलिटी, आपका जो प्रोसेस है वो डेवलप होगा एंड यू गेट द रिजल्ट. तो पर्सनैलिटी आप लोगों ने एथिक्स में पढ़ा होगा. बेसिकली एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, दो चीज़ें आपने पढ़ी होगी. तो एप्टीट्यूड इज समथिंग जो आपके पास नेचुरल एबिलिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपके पास क्या एबिलिटी है, किस चीज़ में आप एक्सेल कर सकते हो, और उसके बाद यू कैन चूज कि आपको इस एग्जाम के लिए आना है या फिर नहीं आना है. सेकेंड थिंग इज एटीट्यूड. नाउ एज एवरीवन सेज कि आपका एप्टीट्यूड कुछ भी हो, बट इफ़ यू हैव राइट एटीट्यूड, आपका बिहेवियर डायमेंशंस अच्छे हैं, तो आप डेवलप कर सकते हो अपने एप्टीट्यूड को भी. तो अब हमारे को ट्रेड देखने हैं. आप लोग देखते ही हो गए यार, IAS, IPS आप देखते हो, ऑफिसर्स आप देखते हो, दे हैव सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेड्स के डिसिप्लिन होता है किसी में. दे नो हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर. वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रेशर में कैसे काम करना है. वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर परसिवरेंस हो. अगर आप स्ट्रेस में भी हो तो आप अपने जो आपका मोटिव है आप उसके लिए लगे रहो. तो सिमिलर क्वालिटीज हमको डेवलप करनी है, और जो ये एग्जाम है वो भी हर स्टेज पे वो चेक करेगा. लेट्स से हम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं. नाउ यू नो कि कितना ही पढ़ लो, आप कितना ही पढ़ लो, यू नो अबाउट 40 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं पता होते हैं. आई हैव क्लियर्ड ऑल माई 3 प्रीलिम्स. तो आई कैन से विद गारंटी कि मेरे को 30s में ये क्वेश्चन मोस्टली आया करते थे. बट अब उस प्रेशर सिचुएशन में भी आपको हैंडल तो करना है ना. नाउ इफ यू हैव दैट ट्रेट कि आप प्रेशर में अच्छा डील करते हो, तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट. तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा. व्हेन इट कम्स टू मेंस, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 4 GS पेपर, एस्से, 2 ऑप्शनल पेपर. तो यू हैव टू बी अ पर्सन जो ऑर्गेनाइज हो, जो हम बोलते हैं ना कि टाइम टेबल बनाओ. यार टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन से काम करो, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो. तो जब वो करोगे उसके बाद ही पेपर डील हो पाएगा. तो दिस इज समथिंग जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव मुझे लगता है इस एग्जाम को लेकर है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है. इट विल रिफ्लेक्ट इन योर प्रोसेस एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर रिजल्ट. तो फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड में रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, चाणक्य इन यू बाय राधाकृष्ण पिल्लाई. उसमें सक्सेस को लेके बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव था, किसी अचीवमेंट को लेके मैं आपके साथ शेयर करूँ. उसमें उन्होंने बोला कि देयर आर 3 थिंग्स टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ. वन इज आत्म कृपा, दैट इज हाउ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग. सेकंड इज गुरु कृपा. नाउ इट कम्स टू मेंटर्स कि आपके मेंटर्स के साथ क्या टर्म्स है, हाउ मच दे आर इन्वेस्टिंग इन यू एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू वर्क फॉर यू एंड हाउ यू आर डूइंग विद देम. इसलिए बोलता हूँ कि हैव दैट ट्रस्ट कि जब मेंटर्स को लेके बात आती है ना, यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन योर मेंटर, ताकि आप उस पाथ को फॉलो करो एटलीस्ट जो आपको बताया गया है. एंड थर्ड इज ईश्वर कृपा. ही सेड दैट इज गॉड्स ग्रेस. हम बोलते हैं कि ये एग्जाम इज मोर अबाउट डेस्टिनी, काफ़ी बोलते हैं. जब 1-2 बार क्लियर नहीं होता फिर तो बहुत ही ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, पहले फिर भी नहीं बोलते हैं. तो वो डेस्टिनी भी तो किसी चीज़ से शेप हो रही है ना. तो आई थिंक यहाँ आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है कि गॉड्स ग्रेस यू विल गेट जब आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि यू हैव गुड इंटेंशंस, यू आर गुड विद पीपल. तो कहीं जो बोलते हैं ना कि पूरी कयामत आपके साथ होना, वो तभी होगी जब आप भी उस तरीके से काम कर रहे हो लोगों को लेके. तो दिस इज दी कि आप इस पर्सपेक्टिव में अगर इस एग्जाम को देखते हैं तो आई थिंक एक ईजी वे हमारे को समझने के लिए कि एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है. डिटेल्स में सर ने एक्चुअली बात करी थी, प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, इंटरव्यू लेके भी बात करी थी. मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ. जैसे प्रीलिम्स की बात है तो प्रीलिम्स में यू नो कि जिस तरीके से एग्जाम इवॉल्व हुआ है स्पेशली इन लास्ट 3-4 ईयर्स, तो आपका जो कंटेंट की डेप्थ है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट आपको कैसे आता है. बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, इट्स अ फैक्ट. आपको स्टेटमेंट्स मिल रही हैं,
अगर आपकी जो स्टेटमेंट है आपने वो पढ़ी है तो आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स अबाउट एलिमिनेशन इन प्रीलिम्स एंड हैविंग द काम माइंड, क्योंकि वहाँ पर जाके यार ये लगा लो आप 50% करके जाते हो, 50% डिपेंड्स ऑन द डे ऑल्सो। तो अगर आप स्ट्रेस आउट हो गए, बबल मार्किंग में कोई इशू कर देते हो, तो इस तरीके की गलतियाँ तो इट विल जस्ट बैकफायर। तो वो सब नहीं करना है, प्रेशर में उसको काम रखना है तो वो इंटर हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू मेंस, यहाँ पर स्ट्रेटेजी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस के किस पार्ट का स्कोप क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक को आप एक सब्जेक्ट समझ लेते हैं हम कई बार कि इट्स अ सब्जेक्ट, बट अगर आप सिलेबस को क्लीनली फॉलो करोगे तो उसके 4 पॉइंटर्स हैं टोटल, उनमें से मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चन विल कम इन मेंस। और जिस तरीके से साइंस एंड टेक प्रीलिम्स में आता है उसमें भी एप्लीकेशन पार्ट आ रहा है मोस्टली, या तो बहुत ईजी है। इनफैक्ट हम तो 2 साल तो डी लगा के आया करते थे, इतना सोचते भी नहीं थे। इट वॉज वेरी ईजी कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, ऑल ऑफ द हम मारो चांसेस अच्छे हैं कि एटलीस्ट मैक्सिमम लोग के साथ जो रहा है वो आपके साथ हो जाएगा। तो कुछ सब्जेक्ट्स को यू हैव टू डिसाइड कि कितना डेप्थ में पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। जैसे साइंस एंड टेक इज नॉट अ सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे। नाउ पॉलिटी इज सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्ट है जिसके बिना आपका सिलेक्शन होगा नहीं। GS2 का अगर आप सिलेबस देखोगे, पॉलिटी हाफ ऑफ द सिलेबस इज कवरिंग गवर्नेंस ऑल्सो सेम लाइंस एंड एन इंटरनेशनल रिलेशन। तो वहाँ को आपको डेप्थ में जाना है, वहाँ आपको वैल्यू एडिशन लाना है, एनरिच करना है अपने आंसर्स को, बिकॉज देखोगे आफ्टर ऑल मार्क्स का ही तो गेम है ना। इट्स अबाउट हाउ मेनी मार्क्स यू गेट। अब आपकी साइंस एंड टेक में बहुत अच्छी नॉलेज है, लेट्स से आपकी तो मिडिवल में बहुत अच्छी नॉलेज है, बट मिडिवल एंड साइंस एंड टेक वाज आस्क्ड फॉर लाइक 60-70 मार्क्स इन एग्जाम, तो आप उसमें 50 भी स्कोर कर लो, बाकी एग्जाम में क्या। तो आपको अपनी डायमेंशन देखनी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। जो बोलते भी हैं यूजुअली कॉस्ट और बेनिफिट रेशो आपको देखना पड़ेगा, तो उस चीज़ को देखो बिकॉज टाइम तो लिमिटेड है। अब आप में से काफ़ी लोग, कितने लोग थे जो अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन को, वेरी न्यू टू द एग्जाम? काफ़ी लोगों ने जिन्होंने अटेम्प्ट दे रखा होगा, नहीं? यू हैव गिवन। किसी का इंटरव्यू और मेंस भी दे रखा है किसी ने? ठीक है फाइन। तो ना मेरे पास एक्चुअली क्या होता है कि सिलेक्शन से पहले तो इतना ज्ञान देने का मौका नहीं मिलता है आपको। तो न्यू कमर्स यूजुअली कम, तो दे आर लाइक कि सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मेरे को स्ट्रेटेजी बता दो। यह स्ट्रेटेजी हर स्टेज पे अलग है एग्जाम में। फॉर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग you have to have a different strategy for 3-4 months. Then after that different strategy. आपने एक मेंस दे लिया, different strategy. आपने इंटरव्यू दे लिया, आपको कहाँ काम करना है, वो आप कहाँ पर हो ना, your situation, उसके बेसिस पर आपको स्ट्रेटेजी को डिफाइन करना पड़ेगा। For people who are just starting, just make sure कि आप doesn't matter कि सही कितना कर रहे हो, but make sure गलत ना करो। जैसे लोग बोलते हैं there are things which you should not do. आते हिंदू उठा के उसके नोट्स बना लेना इधर सीनिंग दिस एग्जाम, क्योंकि आपको क्या होगा 4 महीने बाद रियलाइज होगा कि अरे यार इनका कोई काम ही नहीं, तो 4 महीने में टाइम क्यों इन्वेस्ट किया। जब आपको पता है कि सर ने बोला कि यार एक बेसिक नोट्स चाहिए, उनके 10 रिविजन्स चाहिए, तो व्हाई नॉट गिव योर मोर टाइम टू दोस थिंग्स कि आपने 2 रिविजन कर लिए, 3 रिविजन कर लिए बेसिक बुक्स के, क्योंकि स्टैटिक के बेसिस पर ये एग्जाम क्लियर होना है। करंट इज समथिंग विच इज यूज फॉर एनरिचमेंट एंड समथिंग जहाँ से आपको देखना होगा क्या इसमें से पूछा जा सकता है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से आपको पता चलेगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि करंट अफेयर्स आपको स्कोप देखना पड़ेगा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और दूसरा, आपको करंट अफेयर क्यों करना है, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, बिकॉज यू हैव टू डेवलप ए पर्सनैलिटी। एक ऐसा एग्जाम है जो कि बोलते हैं कि एनालिसिस पे चलता है, आपके पर्सपेक्टिव पे चलता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे चलता है, तो डेवलप कहीं से तो करोगे। तो यूज न्यूज़पेपर फॉर दैट थिंग। कंटेंट इकट्ठा करना, फैक्ट इकट्ठा करना, उसके लिए कोचिंग है, इनको यूटिलाइज करो। मैं कोचिंग किस लिए है यार, हमारे लिए तो चल रही है। तो इनके मटेरियल को यूज़ करना बनता है, जहाँ से मिल जाएगा अच्छा मटेरियल हम लोग वहाँ से ले आएंगे। अपने को क्या है, हमें तो एग्जाम निकालना है। बट हाँ, जिस कोचिंग पे जा रहे हो या जहाँ भी जा रहे हो, फिर हैव दैट ट्रस्ट कि अगर वो कुछ लोग बता रहे हैं ना कुछ बात को, तो आप उसको फॉलो करो, अपने एंगल से फिर एनालाइज भी करो, कुछ चीज़ें सही होंगी कुछ नहीं होंगी। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मान लो मैं आज एक टॉप दे रहा हूँ, तो आई डोंट नो कि आप पर्सनल लेवल पे कौन कहाँ पर है, मैं एक जनरलाइज टॉपिक तो दे रहा हूँ। तो अब वो जनरलाइज टॉप की हर चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है, आपको देखना पड़ेगा कुछ चीज़ आपके लिए काम करती है, कुछ चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। सिमिलर थिंग विद द कंटेंट, सिमिलर थिंग विद कोचिंग, सिमिलर थिंग विद द मेंटर्स, कि आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन में हो, तो उस हिसाब से यहाँ से जो मिल रहा है आपके लिए अच्छा उसे ले लो, जो अच्छा नहीं लग रहा उसे छोड़ दो। जस्ट डोंट गो एंड आर्ग्यू विद समबडी कि यार तुमने ये क्यों बोला था, कि ये तो गलत बात है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अब हम मेंस पर देना, मेंस को सर ने एस्से को लेके बताया था, एस्से को लेके मैं भी एक बात ऐड कर देता हूँ कि एस्से एक ऐसा एस्पेक्ट है एग्जाम का जहाँ यू कैन गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग।
वहाँ पर नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। यूपीएससी भी क्लियरली बोलती है, इट्स नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज एस्टे, एस्टे इज टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज कॉन्फिडेंस, टेस्ट ऑफ हाउ यू स्ट्रक्चर थिंग्स, हाउ यू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट, दिस इज व्हाट टेस्ट इज। आप एक फ्लो में लिखो, एक कंसिस्टेंसी के साथ एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा ना, एट एवरी पॉइंट, हर पेज पे ट्राई करो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं भी कई बार ना इवेल्युएट करता हूँ, तो मैंने 2 पेज पढ़े, फर्स्ट 2 पेजेस में इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि आपको डिमांड समझ आ गई है टॉपिक की, तो मेरे लिए नाउ इट डजंट मैटर कि आप आगे क्या लिखते हो, तो वेरी सिंपल थिंग। और ये चीज़ मुझे भी सीनियर टीचर्स ने बताई थी। मैंने यूज टू चेक माई पेपर्स, मैं अपने मॉक कई बार लेके जाता था, तो वो 2 पेज के बाद चेक नहीं करते थे, दे वर लाइक के तुम्हें समझ ही नहीं आई डिमांड। अब मैंने आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है देखो मैटर ही नहीं कर रहा, मेरा इंप्रेशन खराब हो गया। तो हम इतना डायमेंशन की जगह पहले वो 2 पेजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे ये प्रैक्टिस कर लो, हाउ इन 2 पेजेस यू विल बी एबल टू डिलीवर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑन एवरी पेज यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ केस स्टडी दे दो यार, कहीं फैक्ट दे सकते हो तो फैक्ट दे दो, कहीं एनेक्डोट दे सकते हो तो दे दो, बिकॉज उसको आपको ना माइंड रखना है आपके उसके फ्लो के साथ। जो इवेल्युएटर है वो आपके लिए ना ये नहीं बैठा कि आपको सिलेक्ट करने बैठा है, वो आया है 24, उसको शीट चेक करनी है, वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता है, एंड इज समवन विद अराउंड 50-60। तो आप उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपने जो गैप्स छोड़े हैं वो आपके लिए फिल कर देगा, वो आपके एग्जाम को ही खत्म कर देगा, बड़ा ईजी। बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 152 इन एस्टेक्स, वन ऑफ द हाईएस्ट इन 1 ईयर, एंड आई हैव स्कोर्ड 101 इन वन ऑफ द पेपर। तो स्पेक्ट्रम की दोनों साइड आई हैव सीन, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी भी जा सकती है, खराब भी जा सकती हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जब टॉपिक चूज़ करो केयरफुली चूज़ करो, और जब टॉपिक को लिख रहे हो शीट पे मेक श्योर वो सही लिखा हो, बिकॉज दिस इज द मिस्टेक आई डिड। मैंने गलत टॉपिक नोट कर लिया था, एक ऐसे मतलब आई गॉट 101, तो ऐसी गलती मत करना यार आप लोग। ऐसे का आई थिंक डन, तो आई थिंक वी कैन ओपन द डाउट्स। तो मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी वहाँ शेयर कर दूँगा, तो पर्टिकुलर आपके डाउट्स कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन किया जाए, मुझे लगता है क्लास बढ़िया ठीक है, फिर मैं क्या शुरू कर लेता हूँ क्लास क्या करूँ, इनके लिए तो कोऑर्डिनेशन किस तरह से बिल्डअप किया जाए। जैसे क्लासरूम में आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू रीड अ सब्जेक्ट। जो पहली रीडिंग है इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना है। आपके पास नोट्स आए, ठीक है, आप उनको अच्छे से पढ़ो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बिल्ड हो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, फिर आपको लगेगा कि यार जो मेरे पास नोट्स हैं उससे शायद मैं इतना अच्छा आंसर या इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे पास कि मैं अच्छा आंसर लिख पाऊँ। देन यू गो फॉर द बुक्स। अब वो बुक पे किस लिए जाना है कि आपका जो गैप एरिया है उसको फिल करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी मान लो 70% कंटेंट किसी टॉपिक पर है तो उससे लिख जाएगा, तो जस्ट गोइंग फॉर 30%, तो मेक श्योर कि आप उतना ही टाइम इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपको कंटेंट मिलता है लिख दैट बुक और अपने नोट्स में ऐड करो, क्योंकि रिवीजन एक ही सोर्स का रखना है। यू कांट डू कि आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, कोई और बुक है, आपके नोट्स हैं, 3 चीज़ों का रिवीजन करना चाहते हैं, कितना रिवीजन करोगे? जो भी चीज़ अगर बाहर से ला रहे हो उसको ऐड कर लो एक सोर्स पे, जो भी आपको लगता है कि यार दिस इज द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, मैं इसमें इतना डिलीवर करना चाहता हूँ। आपके पास अगर लगता है कंटेंट हो गया तो मेक श्योर कि आप रिवाइज चाहते हैं। सर अप्रॉक्सीमेटली अभी 10 मंथ्स है, तो अगर हमें नेक्स्ट डे क्रैक करना है तो क्या भी होना चाहिए, क्या रूटीन, शॉर्ट रूटीन आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं? तो इन अबाउट रूल प्रीलिम्स होगा सर टू डेट 28 फाइन ऑलमोस्ट एवरी 28 और मैं आपको मेरी बताऊंगा। उसके बाद प्रीलिम्स इन सितंबर, वो मेंस इन सितंबर, मेंस इन सितंबर राइट। तो बट आई यूज्ड टू ना कि आई यूज्ड टू थिंक यार प्रीलिम्स में तो जरूर जो मेरे को अभी क्लियर हो जाता था, अब आप इस तरीके नहीं सोचते, बिकॉज आई यूज्ड टू गिव द 45 डेज फॉर प्रीलिम्स। उससे पहले आई डिड नॉट केयर अबाउट प्रीलिम्स, इस तरीके की मैं पढ़ाई करता था, इट वाज ऑल अबाउट मेंस। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपका फर्स्ट प्रीलिम्स है एटलीस्ट गिव 2 to 3 मंथ्स प्रॉपरली, जहाँ पर आपको मॉक लगाने हैं प्रीलिम्स के, जहाँ पर आपको स्टैटिक बुक्स के रिवीजन को बहुत बढ़ा देना है। स्पेक्ट्रम आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी है, लक्ष्मीकांत मल्टीपल टाइम्स करनी है, बिकॉज जो प्रीलिम्स की डिमांड है और जो मेंस की डिमांड है उसमें डिफरेंस है। तो वेरी सिंपल थिंग, तो आपको देखना है कि आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक डिमांड के लिए आप 2-3 महीने लगा दो फर्स्ट अटेम्प्ट में, वर्क ऑन द थिंग, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क करो। मेक श्योर कि आपको स्टेटमेंट देख के, स्टेटमेंट पता हो या ना पता हो, बट ये पता चल जाए कि यूपीएससी हर साल इस तरीके के क्वेश्चन बताती है। तो आप जब इस तरीके की स्टेटमेंट दिखेगी और नॉट श्योर अबाउट इट, बट आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको कर देना एलिमिनेट। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न। जो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को
करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उनको एनालाइज करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि यूपीएससी आपके साथ खेल पा रहे हैं। एक स्क्रीन टेस्ट है जहाँ से मैक्सिमम लोगों को एलिमिनेट करना है। इस तरीके के टेस्ट में मैक्सिमम स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होंगे, मैक्सिमम स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगे। अब कॉन्फिडेंस का रोल यहाँ पर आता है। इफ समवन वाज वेरी कॉन्फिडेंट अपनी पढ़ाई को लेके और जनरली, तो जब आपको कुछ दिखेगा जो आपको नहीं आता है तो यू थिंक यार मुझे नहीं आता, सही कहाँ से होगा, गलत कर दोगे। बट अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आपको लगेगा यार मुझे तो वैसे ही कुछ नहीं आता, हो सकता है सही हो। तो कॉन्फिडेंस को या तो डेवलप कर लो, या तो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो पढ़कर, या फिर फैब्रिकेट कर लो ज़बरदस्ती के भाई जो मुझे नहीं आता है वो गलत होगा और वो आपके लिए ज़्यादा काम कर जाएगा, क्योंकि यूपीएससी को गलत होगा। अब ये होगा कैसे, एनालाइज कर लो लास्ट 5-6 ईयर्स में कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे वो गलत दे रहे हैं और वो रिपीट करते हैं अपने पैटर्न को। क्वेश्चन से डोंट रिपीट बट दे डू रिपीट के कहाँ पर बच्चे को फंसाना है, किस तरीके से वो फ्रेमिंग होगी, किस तरीके से स्टेटमेंट की फ्रेमिंग होगी, तो उस पर काम कर सकते हो। ये 2-3 महीने आप करेंगे। उससे पहले अभी आपके जो 2-3 महीने हैं ना, इस टाइम के आप अपने ऑप्शनल पे काम करें, बिकॉज ऑप्शनल के बिना आपका सिलेक्शन होना नहीं है। ऑप्शनल का टाइम आपको एक बार प्री पेज में आकर मिलेगा नहीं, फिर वो रिजल्ट के बाद ही मिलेगा। तो ऑप्शनल को अभी 2-3 महीने फोकस करो। जीएस का मिक्स जो जितनी कवरेज हो जाए वो कवरेज करके रखो, और अगर पॉसिबल हो आपके लिए यदि और ऑन स्टेज के जहाँ पर आप लिख सकते हो तो एक मेन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना इन अबाउट अक्टूबर-नवंबर, जो आपकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब तक चला लो उसको और फिर बंद करके प्रीलिम्स स्टार्ट। तो दिस इज लार्जली कि आपको मेंस के लिए तैयार रहना है टू एन एक्सटेंट कि आपको लगे कि हाँ आप एग्जाम दे पाओगे, बिकॉज जो रियल प्रिपरेशन है ना मेंस की, जितना भी आप प्रिपेयर कर लो वो लास्ट के 3 मंथ्स जब आएंगे प्रीलिम्स टू मेंस तो सारा एग्जीक्यूशन मोस्टली वहाँ पर होना है। बट बी गुड विद द कंटेंट, कंटेंट अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एक आइडिया हो कि यार मेंस एग्जैक्टली होगा क्या। मोस्टली होता क्या है, हम लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। मेरे साथ था फर्स्ट अटैम्प्ट में, तब मैंने देखा कि सिलेबस क्या है इसका, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट थी क्योंकि मैं चल रहा था ठीक है, बस कवरिंग माई फाउंडेशन, तो वहाँ टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, बट आई डिड नॉट केयर टू नो द सिलेबस। तो सडनली अब नहीं पता होने की वजह से ना, बेशक मुझे कंटेंट आता था या मैं अपने सब्जेक्ट्स पे ठीक था, बट मेरे पास वो इनसिक्योरिटी थी कि मैं तो सिलेबस अभी देख रहा हूँ। तो डोंट डू द मिस्टेक, आप एटलीस्ट एक नो हाउ हो आपके पास मेंस को लेके, और फिर आप प्रीलिम्स के बाद उसको एग्जीक्यूट करें। Most of the people say you have to study 18 hours, 15 hours to crack this exam, or you have to stop all your social activities, social life, social activities, crack this exam. Sir, मैं आपका पॉइंट ऑफ जाना चाहता हूँ कि से कि हमने बस एग्जाम क्लियर करना था। सर आपका इसमें क्या अप्रोच था, आपने किस तरीके से इसको हैंडल करें कि इससे क्या होता है, सब प्रेशर हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, सामने वाला देखिए इतना पढ़ा है अपनी पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है, तो आपने इससे डील कर सकते हैं। Did you ever try reading for like 18 hours in a day? और सर एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन बेहोश कितने हुए? Did anyone else try कि आपने 12 आवर्स से प्लस कंटिन्यूअस रीड करने की ट्राई करी हो? नहीं हो पाता है। तो सच्चाई है वो यही है कि वो नहीं हो पाता है। जब एग्जाम क्लोज आता है, लेट्स से कि 15-20 डेज बचे हैं, तब आपके पास मोटिवेशन है, आप 15 भी पढ़ लो, वो उस टाइम खुश हो जाएगा। आपने स्ट्रेस ले लिया कि यार लोगों को 18 घंटे पढ़ाई होती, तो आपको लगेगा तो पूरे 18 घंटे पढ़ूंगा, तो सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है पेपर का टाइम तक आप रहो भी ना रहो। तो मेक श्योर ऐसी गलती मत करो यार, इट्स मोर अबाउट कवरिंग ऑफ सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, कितना आपको पढ़ना है, किस तरीके से कवर करोगे। यूजुअली 7 to 8 आवर्स, ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंट स्टडीज इंपॉर्टेंट है। मान लो आप 12 घंटे 5 दिन पढ़े, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, जब वो गैप आएगा तो अगले 2 दिन जब पढ़ोगे तो वो वेस्ट हो सकते काफ़ी टाइम। तो मेक श्योर कि जितना 7 to 8 आवर्स, 6 आवर्स जो भी आपने अपने लिए टारगेट बनाए, एक स्मॉल टारगेट, उनको कवर करें। टाइम मैटर ही नहीं करता। आई नेवर 100 के मैं कितना टाइम पढ़ा हूँ, मतलब मैं कर दूँ, मेरा एक टारगेट है, मुझे पूरा करना, जल्दी खत्म हो गया, चलो भाई वो तो अलग सिस्टम। तो वैसा है कि आप टाइम का मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है और अपने टारगेट को मीट करना है। तो मुझे सबको बताना है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये सारे डॉक्टरेट बनना चाहते हैं, जो मुझे लगता है। जब मैं आपको जो पर्सपेक्टिव दिया, मैं इनकी बात कई बार बता दूँ, फिर आई देखो सर जैसे सर आप आंसर राइटिंग करते हैं, स्किल्स करना पड़ता है, तो उसमें सर जब अपना प्रक्रिया हो जाती है या नजर है, तो सर उनकी पैरेंटिंग आप हिसाब से करते हैं या फिर करते हैं या नहीं करते हैं? सर एक्चुअली मेरा तो इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी मात्रा वाला थिंग आई थिंक सर बेटर डील कर पाएंगे। बट आई थिंक किसी भी आप मीडियम में लिख रहे हो, इट्स अबाउट लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को होनी चाहिए। व्हेन आई रीड योर आंसर आई हैव टू नो कि जो बंदा लिख रहा है किसी नोट का लैंग्वेज। पता चला कि आप तो लिखते कहीं हो, आपकी मात्रा कहीं और चली गई है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, उसको मतलब नहीं है।
Similarly, in English also, you make sure आपके sentences grammatically correct हो रहा है, इतना होना चाहिए. Because the person reading is intellectual, वो प्रोफेसर है नहीं. जब वो वहाँ पर पढ़ते हैं और वो इंटरेस्ट तो फील कर ही नहीं सकते ना उस लैंग्वेज के साथ, तो वो क्या स्टार्ट करेंगे, ऊपर से आपकी हेडिंग लिखना स्टार्ट करेंगे. अच्छा ये चीज़ लिखी है, चलो 3 मार्क्स में वो हो जाएगा. अगर आप लैंग्वेज से इम्प्रेस कर रहे हो कि समवन इज एबल टू रीड योर आंसर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको फिर जो हाई मार्क्स फैच होते हैं उस तरीके से फैच होते हैं. मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी कि बच्चों को ज़रा ये बताने की ज़रूरत है कि इनको एक्चुअली में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना. सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके साथ वही रहता है. आपने उसको प्रोफेशनल टॉक है तो आप लोग मुझे डिस्कशन ग्रुप वाइज आप लोग मुझे ऑफिस में आगे और मेरे केबिन में आगे डिस्कस करते हो तो आप लोग करिए. सर एक मेजर इशू है कि कभी भी ऐसा होता है कि सर इंटरेस्ट रुकता नहीं है. फिर इंटरेस्ट हो जाता है कि और जाने तो वो अपने इंटरेस्ट को कहाँ होल्ड करना है, कहाँ पॉज करना है सर. वो डेडलाइन कैसे डिटरमाइन करें कि नहीं बस यहीं पे पढ़ यार. आई हैव दिस वेरी डीप इंटरेस्ट इन क्रिकेट. मुझे पेपर आता था तो आई यूज्ड टू के चलो यार एक पेज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना क्रिक बस खोल के कुछ रीड कर लेते हैं. बट क्या वो एग्जाम में आएगा? सिमिलर विद जो सब्जेक्ट्स, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी. जैसे मैंने साइंस एंड लाइफ के लिए बताया था, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं टॉपिक वाइज लिमिट डिफाइन करता था. आई यूज्ड टू थिंक यार अगर मैं रूलर्स के बारे में पढ़ रहा हूँ तो अशोका को डीप पढ़ूंगा थोड़ा, उस पर क्वेश्चन आ सकता है. विजयनगर एम्पायर आई रीड, बट जो पूरा सल्तनत है उसको मैं कम पढ़ूंगा. बिकॉज आई हैव डिसाइडेड माई लिमिट कि मुझे लगता है कि इसमें से कम चांस है और अब इसमें से आया भी तो आई एम फाइन दें कि इसका जो क्रक्स पार्ट है उसमें से आया फाइन दूँ, उसमें से नहीं आया तो आई नहीं. तो इसी तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सीखे तो एग्जाम में वो डिमांड क्या कर रहा है उससे. क्योंकि कोई भी डॉक्टरेट तो है नहीं, PhD करनी है यार, हमको तो ऑफिसर बनना है. 1 साल में बन लेंगे बहुत अच्छा है, 6-7 में बन के निकलोगे तो काफ़ी हो भी जाएगी, तो इतना मज़ा भी नहीं आएगा उसके बाद सर्विस में. तो ट्राई करो कि डॉक्टरेट करनी है तो सर्विस में आने के बाद अलग से कर लेना अपने इंटरेस्ट में. पर अभी तो देख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या स्कोप है, हर टॉपिक का स्कोप होता है, वो पता चलेगा एनालिसिस के बाद. टॉपिक वाइज एनालाइज करना. ये जैसे किसी का डाउट पूछा था कि सर GS का एक पेपर कैसे डील करना, यार ऐसी स्ट्रेटेजी तो होती ही नहीं है. यू हैव टू डिवाइड. जो भी आपका पेपर है वो सिलेबस वाइज डिवाइड होगा, वो पॉइंटर वाइज डिवाइड होगा और हर पॉइंटर की स्ट्रेटेजी होगी. तो वही आपको करना है. आपको देखना है कि यार किसी टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक वो जा रहे हैं, कितना वैल्यू आप उस क्वेश्चन में देना चाहते हो, उस हिसाब से अपना कंटेंट प्रिपेयर करो. तो रिवर्स साइकोलॉजी के साथ चलना. सोच लो कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठे तो 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, तो क्या आप एक टॉपिक पे 10 पेज पढ़ के गए तो डिलीवर कर पाओगे? आपको डिलीवर होगा नहीं, तो फिर फायदा क्या उस कंटेंट को घंटा कर लेते हैं पढ़ने. अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो. होता है ना कि सेल्फ इंजॉयमेंट कोई स्पोर्ट्स खेल के निकाल लेता है. अगर आपको इतना इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप पढ़ने में बना लो उसको. बट फिर उसको ये मत काउंट करना कि ये मेरी पढ़ाई चल रही है, वो आपका इंटरेस्ट चल रहा है, हॉबी चल रही है, तो उसको इसी तरीके से डिफाइन करो. You should read to learn, and you have to read for learning. Because learning will not happen without reading. आप रीडिंग नॉवेल्स पढ़ सकते हो अपनी हॉबी के लिए. आगे आप हॉबी के लिए रीड करो. एक चीज़ होती है वैसे, आप कुछ भी रीड करते हो ना तो आपका फोकस इम्प्रूव होता है उस चीज़ से. डेफिनेटली आपका एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है. जब आप ऐसे लिखने जाते हो, एथिक्स लिखने जाते हो, इफ यू आर समवन हू इज वेल रेड ऑन थिंग्स, तो वो रिफ्लेक्ट होगा. बट अगेन उसको ये मत करो कि फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आपका मेन टाइम जो आपको पढ़ाई में लगाना है, कि आप तो फिर क्वालिटी छोड़ दे रहे हो. लक्ष्मीकांत पढ़ नहीं पर उस टाइम पे आप तो नॉवल पढ़ रहे हो, तो फिर उसका भी इशू होगा, वो ड्रॉबैक हो जाएगा. Fine. First you have to read, then read again, then read again. Then you understand कि वो exactly वो करने क्या करना है जो आप पढ़ रहे हो. Then सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या डिमांड है और कौन सा पार्ट है जो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए रोज करना पड़ेगा. रोज लर्निंग यहाँ पर चाहिए. इफ यू हैव टू गिव फ्रीडम फाइटर्स का नेम तो वो आपको लर्न कर भी जाएगा ना, वो तो डिलीवर होगा. बट आपको एक पर्सपेक्टिव देना है कि किसी टॉपिक पे कि यार ये शिवाजी वगैरह फेल क्यों हुए थे, मराठा फेल, तो उसमें यू डोंट हैव टू लर्न एग्जैक्ट पॉइंट्स. वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग से आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे. बट अगेन जब वैल्यू एडिशन करने जाएगा ना किसी भी चीज़ के एग्जाम या कहीं भी, तो वो आपको फैक्ट्स हो गए, केस स्टडीज हो गए, वो आपको याद करके लाने पड़ेंगे, तभी वो डिलीवर होगा. और किसी का कोई क्वेश्चन? हमें परसेंट तो पता है, तो इसको कैसे दिया जाए
प्रेजेंट किया है तो उसके लिए क्या किया है। चलो आप बताओ कि अच्छा आंसर क्या होगा योर पर्सपेक्टिव। नॉर्मली लोग कहते हैं पहले हम नॉर्मली लोग छोड़ो यार, आप जनरल बताओ ना, आप कुछ भी पढ़ते हो, जैसे आप कोई आर्टिकल भी रीड करते हो तो अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा। पहले तो ऐसा लिखते हैं प्रिंट को दे देते हैं लाइक क्या टॉपिक है क्या, लेकिन फिर उसका अगर हम कोई हिस्ट्री के टॉपिक पर या कोई भी टॉपिक पर फिर हम उसका ओरिजिनल लाइक एक तरीके उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर क्या उस चीज़ में है, क्या उस आर्टिकल में है, और लास्ट में कंक्लूजन लाइक इस टाइप का जो नॉर्मली होता है इस टाइप का। आपने आंसर तो कर ही दिया, बट हम लोग उसको डिटेल में बात करेंगे तो वो हाउ दिस वर्क्स कि आपको सबसे पहले डिमांड को कॉम्प्रीहेंड करना। जो भी क्वेश्चन होगा मोस्टली यूपीएससी में एक स्टेटमेंट होती है एंड जैसे कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट नाउ दे गिव यू डिमांड, यूजुअली 2 डिमांड दे ही देते हैं, वो आपकी एक्सप्लिसिट डिमांड, एक्सप्लिसिटली यूपीएससी ने आपसे वो बातें पूछी है, तो मेक श्योर कि आप उसमें 5 आर्ग्यूमेंट दे पाओ। 5 आर्ग्यूमेंट पैरा वाइज देने जाओगे तो मे बी पॉसिबल नहीं होगा और वो विजिबल भी कम होगा, बट आप पॉइंट्स वाइज करेंगे तो इट्स वेरी इजी कि आपने 5 आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स में दे दिए, बिकॉज क्वांटिटी मैटर करती है। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई यूज टू राइट कि मैंने डिमांड पकड़ी, आई यूज टू पिक द थीम और थीम पे वो फ्लो में लिख दिया करता, ठीक है। मेरा स्कोर नहीं आया, एक एवरेज स्कोर आया 89 इस टाइप का 5 में, पर अब बात यह है कि सेम चीज़ को 100% मिल के उसने एक सब हेडिंग बना दी डिमांड की, उसने उसको 5 पॉइंट, दूसरी डिमांड की एक और सब हेडिंग 5 पॉइंट दी। अब उसके 10 पॉइंट एग्जामिनर को बिना पढ़े वो दिख गए, उसने देख लिया कि यार इसने ये चीज़ को इसको आती है और इसने लिखा है तो वो आपसे बेटर रहेगा। तो ये तो प्रेजेंटेशन लगेगी। अब दूसरा चलता है कि वो डायग्राम्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, बॉक्स बनाने नहीं बनाने हैं, तो यार वो चीज़ थोड़ी रिडंडेंट होती जा रही है आज के टाइम में यूपीएससी में, पहले पता चला करता था। अब साइड डायग्राम्स आने लगे हैं, लेट्स से कि कोई डायमेंशन है नहीं, आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हो, मान लो आप एटीट्यूड का लिख रहे हो, जो डिफाइन व्हाट इज एटीट्यूड, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी। अब उसने पूछा है कि एटीट्यूड पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कैसे हेल्प होगा, सिर्फ ये डिमांड है, बट आप क्या करोगे, एक साइड डायग्राम बनाओगे और एटीट्यूड से आप डायमेंशंस क्या समझते हो वो 5 पॉइंट में आपने सिर्फ वो एक डायग्राम से दिखा दिया। अब वो आपका एज है, आपने एज के लिए डाल दिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया वहाँ पर, और उसके बाद आप डिमांड है। तो मेक श्योर कि जो एक्सप्लिसिट डिमांड है वो तो एड्रेस करनी है एंड इट्स पॉसिबल। तो यूपीएससी में कहना कि जो थीम होती है जिसके क्वेश्चन की थीम है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखो, लाइक वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो, आप बैकवर्ड लिंकेज पर जाओगे तो आप थोड़ा सा उसके इवोल्यूशन पे लिख सकते हो किसी टॉपिक के, और फॉरवर्ड में आपको बताई दिया वे फॉरवर्ड पे लिख सकते हो, तो आप थोड़ा एज के लिए डायमेंशन खुद बना सकते हो। नहीं, बाकी जो एग्जैक्ट डिमांड पूछी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे देना। मेक श्योर कि जब भी आप एक सब हेडिंग बनाते हो तो उस डिमांड पे एटलीस्ट 5 आर्ग्यूमेंट दे दें, बिकॉज इन 15 मार्कर 15 आर्ग्यूमेंट 10 मार्कर 10 आर्ग्यूमेंट ये स्टैंडर्ड है, तो इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब उससे कम है आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बट क्वान्टिटी मार्क्स आपके जाएंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, स्ट्रक्चर एज यू सेड बॉडी होगी तो वो विजिबल होना चाहिए। अगर इवेल्युएटर को ढूंढना पड़ेगा अभी कौन सा पार्ट कहाँ इंटरेस्ट हुआ है तो हम तो गया, आपका वो आंसर जा चुका है और गेटिंग 2.5 बस। बट अगेन आपको कंटेंट वीक था बट उसे दिखा कि सब हेडिंग एग्जैक्टली जो क्वेश्चन की लाइन थी या डिमांड थी उसके ऊपर, और आपने कुछ भी पॉइंट जेनरिक लिखे हैं बट लिखे हैं, तो यू विल बी अराउंड 4 एंड आप इस तरीके से आप पहुँच जाओगे। तो वो आपको स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन करते हैं। सर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट ना आ रहा हो किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसमें सर इंटरेस्ट डेवलप कैसे करेंगे, उसे स्किप करेंगे या क्या करेंगे उसका सर, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन सर ऊपर नीचे होते रहते हैं लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो सर उस पर रिस्क लेके जाना सही होगा या नहीं होगा, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें उसमें, उसके लिए कुछ बता दीजिए प्लीज़। बट ये कर सकते हो, जैसे मान लो आर्ट एंड कल्चर कॉमन सब्जेक्ट, इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उसमें देख लोगे 2019 में यूपीएससी ने GS1 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 20 में 4 पूछे, 21 में 2 पूछे। अगर इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो आप रिस्क फैक्टर थोड़ा एनालाइज कर सकते हो कि उसको थोड़ा वीक छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं छोड़ सकते हो एक भी क्वेश्चन जो आपको पता है आना ही है और आप उसे पढ़ के ही नहीं रहे, फिर तो आप एग्जाम में ऑलरेडी देख लो कि आप 3-3, 4-4 मार्क्स खुद के पीछे जा रहे हो। प्रेपरेशन, एग्जीक्यूशन छोड़ो, रोल छोड़ो, इवेल्युएटर का आपने ही अपने आप को पीछे कर दिया। इस तरीके के आपने 4 टॉपिक बना लिए, उनमें से 12 क्वेश्चन अगर टोटल आ गए तो 12 क्वेश्चन में आपको पता है कौन चले गया 36 मार्क्स आउट ऑफ द रेस, तो वो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं आया तो बिल्कुल छोड़ दिया। ये देख सकते हो, हाँ यार इसकी डिमांड अगर कम है तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को देख सकते हो, तो थोड़ा लीव कर सकते हो कि हाँ इस पर थोड़ा हल्का लिख लो। बट अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसमें से तो 6 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, तो उसमें थोड़ी फिर पढ़ो 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 और पढ़ो, भाई कोई रास्ता नहीं है।
यार एक्चुअली मेरे 2 अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आई नहीं थी, 3rd अटेम्प्ट में आई गॉट इंटरव्यू कॉल। तो जब कॉल आ गई उसके बाद मैंने सोचना स्टार्ट करा इंटरव्यू कैसे डील होगा। दिस इज हाउ आई वेंट अबाउट इट। बट अगर पहले से भी जा रहे हो तो मैंने आपको बोला ना, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी आपकी ग्रेजुअली डेवलप हो रही है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको बस अपना एक डेस्क प्रिपेयर करना है, देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किस एरिया में। तो मेक श्योर कि आप उसमें कंटेंट वाइज थोड़े बेटर हो, बिकॉज आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है दे एक्सपेक्ट आप उसमें ठीक ठाक हो। ये फैक्ट है क्योंकि जो यूपीएससी पैनल मेंबर है उन्होंने बताया था हमारे रिमोट के टाइम पे रिजल्ट कि उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऑप्शनल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आप जिस एरिया से आते हो, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको वो सब पता हो। तो वहाँ पर अगर नहीं बताओगे तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। करंट अफेयर्स में सॉरी बोल दोगे बड़े प्यार से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट मेक श्योर कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि आपको वैल्यू क्राइसिस नजर आ जाए उन लोगों को। ऐसा कुछ हुआ तो चले जाएगा हम लोग इंटरव्यू। तो ज़्यादा अच्छा जो एरिया में वीक हो वहाँ ट्राई करना कि टैकल ना करना पड़े, सॉरी बोल दो, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उसके बाद। हाँ जो जैसे आपने मॉक देखे होंगे ना, यूजुअली इतना होता नहीं यार स्ट्रेसफुल, वहाँ पर जाकर वो स्टार्टिंग में बोलते हैं वी आर वेरी फ्रेंडली पीपल, तो दे आर जजिंग यू ऑलवेज, बट वो आपको इतना स्ट्रेस में नहीं डाल रहे हैं एक्चुअली। तो आप पहले से सोच के जाओगे कि ये मेरे वीक एरियाज हैं, इन पे आई सॉरी और मैं आई ट्राई को आगे बढ़ जाए, तो उसमें आपको इतना नुकसान नहीं होगा। बट मेक श्योर जो डेप्थ के एरिया है, आपकी हॉबी, आपका एरिया जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है या फिर आपका ऑप्शन है, इन पे आप थोड़ा बेटर प्रिपेयर करो। तो वो प्रिपरेशन के टाइम से हो ही जाते हो, बस उस टाइम पे कुछ मॉक्स दे लेना, देख लेना क्या पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ ना हो कि मैं तो बात करते टाइम ऐसे देखता हूँ, तो इस तरीके का इशू ना हो। या फिर ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाके बोलो कि भाई वांट टू बी एन IAS, यू सेड के सर कोई पावर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नहीं है इसका यार मैं नेटवर्क शेयर करता हूँ। So I was asked, okay, why won't be an IAS? So I said, sir, exposure is there. I can do this and I can do that. मैंने ऐसे भी ऐसे सर, there is also power to do good work. उन्होंने साथ के साथ मुझसे मौके में ये बोला, but you make a power. I said, sir, I see power positively. I think it is power to say yes to people. I think क्या कितना अच्छा आंसर दिया है मैंने तो, बट मेरे को फीडबैक में उन्होंने फिर भी बोला कि मैंने आपसे पूछ लिया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर। अगर वो सामने से नहीं पूछा वहाँ पर तो क्या होगा? पावर इज अ नेगेटिव वर्ड होगा। यूज द वर्ड एम्पावर, आई यूज द वर्ड एम्पावर इन माय मेन इंटरव्यू। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हो। मोस्टली पॉजिटिव बातें करो यार, जब पुश कर रहे हैं तो ही नेगेटिव पॉइंट्स बताओ चीज़ों के। गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, सपोर्ट करना ही है। अब आपके मन में कुछ भी हो सपोर्ट तो आपको करना है। बड़ी सिंपल थिंग ऑन कैमरा शायद नहीं भी बोलनी चाहिए, पर हाँ जहाँ भी गवर्नमेंट का केस आएगा, अगर आप गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हो तो आप गवर्नमेंट के ही बंदे हो, आपको तो फेवर करना है, यू हैव टू डिफेंड द गवर्नमेंट ऑलवेज। तो वो चीज़ आपकी इंटरव्यू में भी चेक हो रही है। डोंट गो देयर एंड से कि ये पॉलिटिशियन तो ये तो जहाँ नाम ले लिया वो गया। इस तरीके की कुछ ना बेसिक गलतियाँ मत करना। बाकी ग्रेजुअली आप अगर पहुँच रहे हो इंटरव्यू तक तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। सर तैयारी को कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो तैयारी वो कैसे सही बात पे है कि बिल्कुल भी वो बिल्कुल गलत बात पे चल रहा है तैयारी। अभी यहाँ पर ये कोचिंग को ये कोचिंग्स को ये देखो कि आपको कहाँ फ़ायदा देंगी, ठीक है। अब कोचिंग क्या करनी है ना, वो इन्वेस्टिंग इन पीपल जो जानते हैं उस प्रोसेस को, दे आर इन्वेस्टिंग इन पीपल जो आपके आंसर को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसी के लिए बोलते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, इवेल्युएटर आपको एक लेवल पे ही बता पाएगा कि आप कहाँ पर, और फिर अब उसको ना आपको ऐड करना है उसका सेल्फ इवेल्युएशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैंने टॉपर्स आंसर पढ़े, जो इवेल्युएटर ने तो आपको इवेल्युएट कर दिया, बट आप भी तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो ना। जो रेड टॉपर्स आंसर के अगर आपको अगली बार मेल देना, श्रुति शर्मा के कॉपीज कौन नहीं पढ़ेगा, तो आप उससे कंपेयर करो। खुद देखो कि यार मेरे पास किसी पॉइंट पे कंटेंट था डालने को, बट मैंने तो इस आंसर में एग्जीक्यूट नहीं करा। नाउ अगेन दिस इज समथिंग इवेल्युएटर शायद इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसको नहीं पता कि आपके पास क्या कंटेंट है, आपको तो पता है। तो मेक श्योर कि आप उसके एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस करो। तो अपने आप को जज करने के लिए एक्सटर्नल है, और फिर अपना खुद के लेवल पर जो आप कर रहे हो वो ट्राई करो, तो एटलीस्ट पता चलता रहेगा कि आप जा कर रहे हो। एंड मेजर थिंग हैव दैट एक्सेप्टेंस कि आप कहाँ हो। मेरे साथ क्या होता था, आई टेल यू, आई हैव माय फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पहला मॉक लिखा, आई स्कोर्ड 85 को GF1 का एग्जाम था विदाउट एनी प्रिपरेशन और समथिंग। तो आई थॉट कि यार 100 मार्क्स लाने होते हैं सिलेक्शन के लिए, 85 को तो वैसे ही आ रहे, तो इट्स वेरी इजी। तो दूसरा मॉक दिया, आई गॉट 62 समथिंग, 62 आया। तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट कि मुझे वो नहीं आता है। आई फेल्ट कि किसने चेक करा है भाई, ये पेपर मिल के आया था। आई वेंट टू, तो उन्होंने मेरे को रियलाइज करा कि लो
इसकी डिमांड ही आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपको एक्सेप्टेंस रखनी होगी कि यार आप कहाँ पर हो। आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, बट आपके रिजल्ट और आपको एक्सटर्नल जो कोई इवेल्युएट कर रहा है वो बोल रहा है कि नहीं, हम इतने अच्छे नहीं हो, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, आप कैसे ग्रो करना है, इम्प्रूवमेंट तो एक्सेप्टेंस के बाद ही आएगी ना। न्यूज़पेपर लाइक जैसे लोग पढ़ते हैं, मेरा अपना न्यूज़पेपर पढ़ता था उसका मैं उसके एनालिसिस वीडियो देखता था, लेकिन उससे कि एनालिसिस वीडियो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। यार एक्चुअली जब आप अभी स्टार्ट ही करते हो ना, आप एनालिसिस वीडियो देखो एक्चुअली फाइन, क्योंकि वो आपको इंटरलिंकेजेस थोड़ा सा सिखा देते हैं। व्हेन दे डिस्कस दोस एडिटोरियल्स ना, तो वो आपको थोड़ा स्टैटिक भी कनेक्ट करते हैं। बिकॉज आई सीन सम वीडियो, नाम नहीं आते क्योंकि इतना नहीं देखता था, बिकॉज मुझे तो पता ही तब चला जब मैं अपने सेकेंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन में था, तक आई हैड सम आइडिया कैसे चीज़ें करनी है, बट स्टार्टिंग में सो इट्स बेटर कि न्यूज़ की जो डायमेंशन है ना वो आपको समझ आता है, तो एनालिसिस वीडियो आपको हेल्प करेगा। ऐसे जैसे मैं न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ, फिर मैं एनालिसिस करता हूँ, आज मैं अपना नोट्स बना लेता हूँ। नोट्स का यार वही रखो, सिलेबस के पॉइंटर्स पे नोट्स बनाने। करंट अफेयर से क्या होता है, मैं आपको पहले बताया था दो चीज़, कि क्या वो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट थिंग ये होती है। सेकेंड कि क्या उस न्यूज़ को हम एज अ केस स्टडी या वैल्यू एनरिचमेंट अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। दो पार्ट हो गए। अब जब अगर वो लगता है कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो उस न्यूज़ को बोल सब में कवर कर लो, उसके नोट्स बना लो। अगर आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्यों आ सकता है, सिलेबस पॉइंटर से कनेक्ट कर देना। दूसरा, अब जब आपने देखा कि तो वैल्यू एनरिचमेंट की तरह यूज़ करना है, देन मेक श्योर कि जिस टॉपिक के लिए करना है, जहाँ उसके स्टैटिक नोट्स है, वहीं उस पॉइंट को ऐड करें। ऐसा ना हो कि आपने बस उस न्यूज़ के नोट्स बनाने लगे, सारी न्यूज़ के नोट्स बना रहे हो, सोच रहे हो उसको बाद में इंटीग्रेट करूँगा, स्टार्टिंग से इंटीग्रेट करें। First of all, I would like to thank you, Kamla sir, for giving us a valuable time, and also the institute for providing this information. Sir, I have mainly marked up 3 questions to you. So my first question is, so many of our successful candidates like you, sir, recommend us that note making is the key element of succeeding this exam. So how far it is true? Because sometimes I also restrict myself that it is time consuming. So that's my first question. And sir, second question. Let's do it one by one. Fine. तो नोट मेकिंग का रोल क्या है? एज आई टोल्ड यू कि आपको एग्जीक्यूट करके आना, मेन पर जाके बैठोगे तो कलेक्ट कैसे, रिकलेक्ट कैसे करोगे, जितना कंटेंट आपने पढ़ा है, अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे, जितना कंटेंट प्रिसाइजली उस फॉर्मेट में होगा जितना आपको डिलीवर करना है, उतना ईजी होगा उसको लर्न करना, उतना ईजी होगा वहाँ जाकर उस प्रेशर में उसको एग्जीक्यूट करना। तो ये रोल है नोट्स मेकिंग। अब नोट मेकिंग में अब ये कि नोट्स किस चीज़ के बनाओगे, जब तुम मेक श्योर कि आप कुछ होता है ना, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाने होते हैं, तो आप ये कर सकते हो किसी टॉपर नोट्स को उठा लो और उसी को याद करने लग जाओ, बट फिर उस पर इतनी कमांड आपकी हो जानी चाहिए कि आप उनको एग्जीक्यूट कर पाओ, और फिर उसमें ये होगा कि आपका पर्सनल जो एज है ना वो मिस हो जाएगा, बिकॉज उसने किस पर्सपेक्टिव से बनाई थी, तो डेट पर्सपेक्टिव भी ड्रॉ है। तो जो एग्जीक्यूशन है शायद आप GS2 के नोट्स को GS2 में यूज़ करोगे, बट जिसने बनाए थे वो 4 में भी यूज़ करके आएगा, SC में भी यूज़ करके आएगा। तो वो इशू है उसके साथ कि आपको पर्सपेक्टिव नहीं पता, क्योंकि उसने तो उसके लिए पढ़ा, यानी और मेकिंग नोट तो आप एक पेज बनाने के लिए 4 पेज पढ़ के आते हो, तो 4 पेज पढ़ते हो तो जो एक पेज है ना उसकी डायमेंशन क्या होंगी वो आपको पता होती है, बट जब एक ही पेज पढ़ रहे हो तो वो मिस हो जाएगा। तो इसलिए नोट्स बनाओ, मेक श्योर कि क्या चीज़ के लिए नोट्स बना रहे हो वो पता हो। सिलेबस पॉइंटर जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़े एग्जॉस्टिव नोट्स बनाओ, कम पूछे जाते हैं लिमिटेड नोट्स बनाओ, और वैल्यू एडिशन मटेरियल को जरूर ऐड करो, क्योंकि वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब मल्टीपल रिवीजन होंगे। जितने कंसाइज नोट्स उतने ज़्यादा रिवीजन, उतने ज़्यादा एग्जीक्यूशन। Second question is for how to approach the prelims syllabus in how many rounds to approach the paper. इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप ये कर सकते हो कि एक राउंड अपने ऊपर से स्ट्रेस कम करने के लिए जस्ट डू दो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको आ सकते, उनमें से भी गलत हो जाएंगे, बट एटलीस्ट उस राउंड के बाद यू फील मोर कंफर्टेबल कि आपने कुछ कर दिया है। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों के साथ जो स्टार्टेड आप सारी करने की ट्राई कर रहे हो और हुआ कि 5-6 क्वेश्चन एक साथ नहीं आते, अब आप स्ट्रेस में हो, जो आते हैं उन्हें खराब कर रहे हो। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या होगा, फर्स्ट राउंड में यू फील कंफर्टेबल विद द एग्जाम, वो एक टाइम फ्रेम जो चल रहा है उसके साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे, तो वहाँ फायदा होगा। अब 2 राउंड चला सकते हो, फर्स्ट राउंड जो शॉर्ट आता है, सेकेंड राउंड क्योंकि ये बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा। इफ यू टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन, 90, 100, 70 जो भी आपका है, 70 मत करना, बस कहने में बोल दिया, ट्राई टू गो अबाउट 80 ओनली। तो ये टू मेक श्योर कि आप सेकेंड राउंड ऐसा चलाओगे जिसमें यू गो फ्रॉम 30 to 60 या फिर 30 to 80 जाना, तो वो आपको डिपेंड करना। सेकंड और थर्ड आपकी चॉइस है, बट 2 राउंड तो चला ही होगा। एटलीस्ट वो पहले वाले में कुछ कर लोगे क्वेश्चन को तो बेटर फील करोगे, तो एग्जाम स्ट्रेस कम फील होगा।
एक्चुअली आई डिड SSC CGL इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरे को कभी देखना नहीं पड़ा कि सीजन कैसे होता है, क्या होता है। आई जस्ट यूज्ड टू गो देयर, करता था। आई नेवर अगर बीटेक हो गया तो सीसेट में क्वालीफाई करने के लिए पूछे सर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था एक्सपीरियंस और क्लियर नहीं हो पाया। तो उसमें याद है कि मैं सीसेट को बिल्कुल नहीं देखा था, एक भी क्वेश्चन नहीं देखे थे, प्रीवियस से देखा था। बट क्या जब मैं पेपर दे गया तो सीसेट बड़ा नहीं 74 नंबर आया था, सीसेट में क्वालिफाई था। ये तो ये कहते हैं कि इसका कोई अप्रोच नहीं। सर उसमें इशू ये है कि यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक यू आर। थोड़ा आप पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, 74 ला लो, मेक श्योर कि आप 100 की रेंज लाने लायक हो जाओ, तो एटलीस्ट सेफ फील करोगे। क्योंकि सीसेट जिस तरीके से चल रहे हो, नेवर नो कि किसी ईयर आपको डिच कर देगा इफ यू आर समवन हु स्कोरिंग इन 70। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो क्या ट्रेंड है, किस तरीके से बना रहे हैं, कैसे डील होंगे, और इतने में हो जाएगा। मतलब मेरे को नहीं करना पड़ता था, तो मेरे को एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी नहीं पता है लोग क्या करते। ये थर्ड क्वेश्चन है। So actually in today's time there are a lot of distractions also. So this is just beyond the strategy part. So I want to ask sir how to make that consistency so that we can sit down through the journey. And so we have to also look upon our friends and families because we can't ignore them sir. So how to maintain the balance? This is the one question जो आपने सही बंदे से पूछा है। तो दो थॉट प्रोसेस है। पहला ये है कि हम इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, और ये एग्ज़ाम में तो टाइम मिलता नहीं है, हम सबको छोड़ देते हैं। कुछ लोग हुए दैट थिंकिंग के विल क्रिएट दैट बैलेंस इन आवर लाइफ। तो आई एम फ्रॉम सेकंड पार्ट, तो आपको उसी स्टाइल से बता सकता हूँ। फर्स्ट वालों को मुझे नहीं पता, कई बार डिफरेंट हो जाते हैं, कई बार एक अटेम्प्ट में क्लियर करके निकल जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मेरे साथ क्या था, वो ऑलवेज अबाउट के हो सकता है कि एक बार में ना हो, एक साल में नहीं हो, फिर क्या करें 2 ईयर्स 3 ईयर्स इतना टाइम अगर लगा, अगर वो बैलेंस नहीं है लाइफ में, तो आप सस्टेन कैसे करोगे? तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो, कि आपके टारगेट्स हैं, योर मेन प्रायोरिटीज़ कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको करियर डिपेंड कर रहा है, तो आपके टारगेट क्लियर करना आपकी मेन चीज़ है, तो उतना टाइम आप दोगे। उसके बाद भी ईजिली आपको टाइम मिल जाएगा फैमिली को देने के लिए, फ्रेंड्स को देने के लिए। वीकेंड निकाल लो, संडे ऑफ ले लो, इन्जॉय करो। हर दिन में से 1 घंटा निकाल लो खेलने के लिए, इन्जॉय करो। फैमिली के साथ डिनर टाइम बैठो, लंच टाइम बैठो। इतना तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है जितना हम लोग दिखाते हैं। जो फैक्ट है वो ये है, वी शो टू एवरीवन दैट वी आर रीडिंग ऑल द टाइम, बट हो सकता है हम उसमें इंस्टा चला जाए। तो आपको जो टाइम कट करना है ना, वो अपने सोशल मीडिया से करना है या कहीं और से करना है। तो उस चीज़ को वहाँ पर दे दो जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, बट ये मत करो कि वो 5-6 घंटे ही पढ़ते हो, दे के उसमें से ही टाइम देने लग जाओ। इतना भी बैलेंस मत बिगाड़ना। मेक श्योर कि सारी चीज़ चलती है, हैव दैट बैलेंस इन योर लाइफ, और थोड़ा प्रायोरिटीज़ के हिसाब से काम करना। बट आई सजेस्ट कि ये मत करना कि सब कुछ छोड़ दिया, कि अब नो गर्लफ्रेंड, नो फ्रेंड्स और नो फैमिली, नथिंग, अब तो ये एग्जाम खाली पता चलेगा, एग्जाम ये भी मिलेगा, वो सब भी चले जाएगा। रिग्रेट वो रिग्रेट नहीं होगा ना, एक बैलेंस तो था। और एग्जाम की डिमांड इतनी है कि आप ड्राई रेडी से ऑर्गेनाइज वे में काम करते रहो, तो 70 आप एग्जाम दो। So should we keep on alternative plan? डेफिनेटली तो पर्सपेक्टिव। आई वाज समवन जिसके पास कोई बैकअप नहीं था। आई वाज लाइक बनेंगे तो यही बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे। SSC CGL आई क्लियर, आई डिड नॉट जॉइन। आई एम JRF in political science and no plans to join there. I had job from my computer science engineering, I did not join. तो सब कुछ छोड़ के आई वाज लाइक कि अब करियर होगा तो यहाँ होगा या नहीं होगा। सेकेंड अटेम्प्ट फेल हुआ, देन केम द थॉट कि अब ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए मेक श्योर कि यू हैव द पोटेंशियल कि आप कुछ और कर पाओ। आपके पास अगर वो पोटेंशियल डेवलप हो रखी होगी ना, तो आपको उस स्ट्रेस को भी फील ही नहीं होगा, बिकॉज ये लोगों के नहीं भी हुआ तो यार इस तरफ स्विच कर लूँगा, यहाँ कर लूँगा। और आफ्टर सर्टेन ईयर्स के यार कुछ होता है ना कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आ जाती है, एक और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो मेक श्योर कि जब वो आती है तो आप मैनेज कर पाओ, आपके पास कुछ ऑप्शन हो। तो डोंट बी इन दैट सिचुएशन के ये नहीं तो कुछ भी नहीं वाला, तो उससे बचना। जैसे ये मेरा पर्सनल होता है, लाइक इस बार में पेपर जैसा मैं गया तो मेरा लाइकिंग पार्ट है कि मैं इकोनॉमी और जो करंट का जो मर्ज कर पूरा हो, इसमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमी का होता है। सर इकोनॉमी का ऐसा सब्जेक्ट है कि रोज कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता ही रहता है करंट से, तो किस तरीके से टैकल किया जाए करंट और इकोनॉमी में एक साथ? नाउ इट डिपेंड्स कि आपकी सिलेबस पे कमांड कितनी है। इफ यू नो कि सिलेबस में पहला पार्ट है वो GDP वाला, गवर्नमेंट बजटिंग,
वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गेस। अब जो आपका जो मेन पार्ट है ना बेसिक ऑफ इकोनॉमी, उसकी डायमेंशन बन जाती है। जीडीपी क्या चल रही है, एफडीआई कितनी आ रही है, डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है, तो अब ये आपकी डायमेंशन बन जाएगी किसी भी इकोनॉमी के क्वेश्चन को खोलने की। फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है, गवर्नमेंट ने बजट क्या डाला है, और आरबीआई की पॉलिसी क्या चल रही है। दीज आर समथिंग जिसमें आपको एक एक पॉइंट चाहिए सिर्फ अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। जबकि जो आंसर लिखा जाएगा, जो यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखोगे, दे आर आस्किंग यू टू राइट 80% जो स्टैटिक पार्ट को लिखो और उसको एनरिच कर दो करंट के कंटेंट के साथ। आप देखो कि रेयरली पिछले 2-3 सालों में मुझे लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन आया हो प्योरली ऑन करंट, आई गेस नहीं आया। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन याद हो तो मैं तो बताऊँगा, थोड़ा नहीं पता, बट वो मर्ज करेंगे। बट आपको 80% आपके स्टैटिक से डील हो जाएगा। जो करंट का है वो ये है कि आप उसको कैसे वैल्यू एडिशन करोगे उस आंसर में, तो उसके लिए आपको फैक्ट डालने पड़ेगा, उनको नोट करना। लिमिटेड होते हैं, 5-7 फैक्ट आपको याद होंगे ना, जगह जगह लगाओगे। फिर इकोनॉमी मत लगाओ, GS2 में लगाओ ना करने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो क्यों नहीं लगा रहे हो कि वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या चल रहा है वीमेन का, उसे लगाओ। ये तो फैक्ट्स है, इकोनॉमी के फैक्ट्स को यूटिलाइज एवरीवेयर इन द एग्जाम, क्योंकि बोलते हैं ना कि आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए एग्जाम के लिए। तो यही तो है कि जब आप किसी टॉपिक को सोच रहे हो तो आप सिलेबस की डायमेंशन से सोचोगे, सिलेबस की डायमेंशन से सोचोगे तो आपको चीज़ें याद आएंगी, रिकॉल होगा, नहीं तो रिकॉल नहीं होगा। तो यही करो, एनरिचमेंट के लिए देख लो कितना निकालना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे पिछली बार उन्होंने वो गति शक्ति प्लेन आया था ना, देयर वर चांसेस के डायरेक्टली उसमें क्वेश्चन आ जाएगा, उसको एग्जॉस्टिवली कवर करो। इस तरीके से क्वेश्चन आया तो कैसे डील करना, और उसको इस तरीके से भी डील करो कि इसके जो पॉइंट है जो इन्होंने करा है उसे कहाँ कहाँ यूज़ करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्वेश्चन आया, यूज़ करो। इंक्लूसिव ग्रोथ है, यूज़ करो। वो सभी आपको देखना पड़ेगा ना करंट का कौन से पार्ट में क्वेश्चन आएगा और कौन से पार्ट को वैल्यू एडिशन की करेगा। माई ऑप्शनल इज PSIR, तो वो बड़ा ऑप्शनल है, टाइम लगता है उसको करने में। आई थिंक ऑप्शनल में सबसे बेसिक और फंडामेंटल थिंग है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है तो जिस डेप्थ के क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछे जाते हैं टू नेवर बी एबल टू डिलीवर जितना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टेड। इन ऑप्शनल दे थिंक के दिस इज वन एरिया जहाँ पर आप काफ़ी कॉम्पिटेंट हो, तो अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड यू हैव टू सी के जो आपका पर्टिकुलर ऑप्शनल है उसमें मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू गेट मार्क्स, राइट। मेरे ऑप्शनल में क्या है ना, यू हैव टू कोट थ्योरी, स्कॉलर्स आपको कोट करने हैं, कमेंटेटर्स बहुत बोलते हैं, दे आर जस्ट लाइक चेरी ऑन द टॉप, तो उनको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द थिंग कि आपको अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग देखना है कि उसकी मार्किंग किस तरह होगी। अंडरस्टैंडिंग पे आप कभी भी वीक नहीं हो सकते हो, एंड सी के वैल्यू एडिशन इसमें कैसे होगा। तो ओवर द टाइम आप क्या करते हो ना, ऑप्शनल को लेके यू स्टार्ट टू रियलाइज कि इसमें मार्क्स आएंगे कैसे, कहाँ एफर्ट डालने की जरूरत है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए यू रीड वाइडली, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप रीड कर रहे हो तो यू मेक श्योर कि अगर कहीं कोई केस स्टडी हो रही है तो वो एग्जीक्यूट कर दो थ्योरी वाले पार्ट में, एग्जाम्पल की तरह। अगर कोई करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो यू मेक श्योर कि आपकी थ्योरी का जो पार्ट है वो लगा दो। ऑप्शनल जैसे मेरा PSIR है तो आप प्लेटो, एरिस्टोटल, लीगल, इन सबको जहाँ भी यूज़ कर सकते हो आप करते हो, बिकॉज उनकी जो थ्योरी जो उनका आपकी कमांड है कि उन्होंने इसकी कोई डायमेंशन यहाँ बैठती है तो आप कोट कर दोगे, और आई थिंक वही आपको मार्क्स दिलाता है। वहाँ पर यू हैव टू इम्प्रेस द इवैल्यूएटर, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रेसिंग द इवैल्यूएटर इन ऑप्शनल मार्क्स कार्ड। राजनीति है सब मेरे कुछ वो नहीं हो पा रहा था, उसको किस हिसाब से करना है, कौन सी राजनीति है थोड़ा। हाँ सर, मतलब क्या बोला आपने इंग्लिश में एक बार बोलना, कौन सी राजनीति है? तो नागपुर राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट। तो कंपैरेटिव के लिए आप क्या रेफर क्या कर रहे हो? सर उसकी समझ नहीं आ रहा सर, एक तो मैंने ट्राई किया लेकिन ठीक है, इंग्लिश एक्चुअली गुड, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपैरेटिव में फायदा करेगा। तो आपका बेसिक नोट्स क्या है, मतलब आप क्या अभी कर रहे हो फाउंडेशन इसमें? सर कर रहा हूँ। अच्छा, तो आगे टॉपिक अभी कुछ नहीं? हाँ सर, मैं क्रिकेट हो गए और वही वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है पूरी बात है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप रह गया और आपके नोट्स जो बने हैं वो बने हैं। नाउ मेक श्योर कि कंपैरेटिव के लिए आप ना एक बार गूगल कर लो जो थ्योरी है, थोड़ा गूगल करके ना आपको डायमेंशंस मिलेंगी कि एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में वो थ्योरीज आई थी, जो बंदे उन थ्योरीज को दे रहे थे। यू शुड नो दैट, बिकॉज डेविड ईस्टन हो गया कंपैरेटिव में, हो गया ना डेविड ईस्टन,
एलमेंट वगैरह हो गए, गेब्रियल आर्मेंट हो गया, दीज आर द पीपल और वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप GS2 भी कोट कर सकते हो, पेपर 2 में, पेपर 1 में, सेक्शन B में भी कोट कर सकते हो। मेक श्योर कंपेरेटिव और इंडियन पॉलिटिक्स इसको आप थोड़ा कंपेयर करके चलो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों में बेटर हो जाएगी। टू अंडरस्टैंड कि ये थ्योरीज कैसे अप्लाई हो रही है इंडिया में और किस तरीके से इनकी एप्लीकेशन होती है, वो फिर आप कंपेरेटिव में लिख पाओगे। तो ये है जो बेसिक नोट्स है ना, उनको थोड़ी रीडिंग और करो। कई बार क्या होता है कि हमने इतना रीड करा ही नहीं होता अपने नोट्स को कि हम समझ पाए कि उसमें क्या क्या है। हम बाहर के सोर्सेज के लिए जा रहे हैं, बट जो जितनी डेप्थ उन नोट्स में थी वही रियलाइज नहीं हुई अभी। तो मेक श्योर कि वो मिस्टेक ना हो, एक बार उनको और रीड कर लेना। फिर उसके बाद जहाँ को गैप लग रहा है कि यार कोई पॉइंट ही समझ नहीं आ रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं होता कि मुझे पूरी कंपेरेटिव समझ नहीं आती, ये तो होता ही नहीं है। कोई थ्योरी में दिक्कत होगी, किसी थ्योरी किसी पार्ट में होगी, तो उसको थोड़ा गूगल कर लो, आपके जो भी टीचर है उनसे बात कर लो एक बार। तो ट्राई टू मेक श्योर कि जो पर्टिकुलर डाउट है ना जहाँ पर, आप उसे सॉल्व करो। ऐसे मत देखो कंपेरेटिव के लिए पूरा और पूरा सोर्स बदल दिया, तो उसमें इशू ये होगा कि आप बहुत टाइम लगा के आओगे और इतनी जरूरत नहीं होगी इस चीज़ की। तो पहले थोड़ा सा ट्रस्ट रखो अपने नोट्स के ऊपर, उनको और रीड कर लो, जो भी मेंटर है उनसे बात कर लो एक बार, तो समझ नहीं आ रहा फिर जो वो गाइड करते हैं उस अकॉर्डिंग आप देखते रहो। तो यूट्यूब पे जाओ, जो भी आपकी थ्योरी है उसको आप लिखो, उसके बारे में वीडियो आ जाएगी, आप उस वीडियो को देखो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इग्नू आपने अच्छा सोर्स पिक किया है, उसमें भी आगे ना आपको डायमेंशन समझ आएगी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है इग्नू की बहुत ही सिंपल है। सिंपल लैंग्वेज में दे मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उसका कंटेक्स्ट क्या है, उसको अब तक क्या एप्लीकेशन रही है किसी थ्योरी की, तो वो पार्ट समझोगे, फिर उसे कनेक्ट कर लो सेक्शन B पेपर 1 के साथ, तो वो डेवलप हो जाएगा। जस्ट गिव मोर टाइम टू इट। वो ये है कि आप थोड़ा मुझे लग रहा है टाइम इतना इन्वेस्ट करा नहीं है अभी और वो माइंड में बना लिया है। हाँ, तो मेक श्योर क्या वो कर लो वही पार्ट रहेगा। हाँ अब डिपेंड्स में कौन सा करना है। हम प्रिपरेशन करते थे, कभी होता है पढ़ रहे हैं, किसी दोस्त को कॉल अगर टू टाइम हमसे डरा देंगे, आप फिर उसको बनाना पड़ा, तो आपके साथ सब होता है। इतने इम्पोर्टेंट दोस्त हो गए भाई, तो नाराज होने लगे। ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपके लाइफ में? नहीं यार, मेरे फ्रेंड्स चिल है यार, दोनों के UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी करने देते हैं। हाँ, तो इनफैक्ट अब वो तो आपकी परसुएशन पावर है ना, आप 1 घंटे बाद मत करो, 4 दिन बाद कॉल करके बात कर लो, 10 मिनट में सब बात हो जाते हैं। हम तो काम ले लेंगे सर, आप काम ले लेना भाई। सर कितने अटेम्प्ट तक सर कुछ जाना चाहिए जैसे UPSC में जब तक सिलेक्शन ना हो जाए? यार इट डिपेंड्स कि देखो आपको सिर्फ आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर लो, आपके फाइनेंशियली और आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो जब तक कर रही है करो, जब नहीं कर रही है तो इंश्योर के यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि आप कर पा रहे हो, एंड यू जब तक आपकी बिल है, फिर तो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो आपकी बिल बची ना खाली, आपकी बिल जब तक चांस करो। और इतना जाएगा नहीं, अगर कंसिस्टेंटली अच्छे से करोगे कितना लंबा जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा वो याद रखना, गॉड ग्रेस थोड़ा वहाँ पर करना कि डेस्टिनी आपको फेवर कर जाएगा। मंदिर तो नहीं यार, बस जस्ट मेक श्योर योर एक्शंस आर लाइक यू आर अ गुड पर्सन, बट टू से जस्ट मेक श्योर यू आर अ गुड पर्सन, तो उसी से ही काफी डेस्टिनी पकड़ करने लग जाएगी। थैंक यू सो मच। इवन फॉर मी ऑल्सो, कि हर जुबां पे तेरा ही नाम होगा, कि हर जुबां पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, कि हर जुबां पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। तू डट कर सामना कर हर मुसीबतों का, तू डट कर सामना कर हर मुसीबतों का, तू देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। Now, without taking much of your precious time, I would like to call upon the stage, or I would request Dr. A.K.S. Rathod sir to address the gathering and give his valuable inputs. So, give a big round of applause for him. और मैं अपनी तरफ से इस करियर IAS के प्लेटफॉर्म पर हमारे जो स्टूडेंट्स आए हैं, सेलेक्टेड लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आपने हमें बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आता हूँ अपनी बात में, एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ। इच्छा पालो तो उसे पालो, इच्छा पालो तो उसे पालो, नहीं तो वही मृत्यु है वही मृत्यु। इच्छा पालो तो उसे पालो, नहीं तो वही मृत्यु है वही मृत्यु। ठीक है, तो बात करते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जीवन में मोटिवेशन होना चाहिए।
मैंने एक बुक पढ़ी थी, पावेलो कोएलो की अल्केमिस्ट है। उसको कभी लाइफ में जब भी मौका मिले खुद ही अवेलेबल, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ कोर्स की बातें करेंगे, कोर्स के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। उसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बच्चा रहता है, उसे कुछ पाना होता है, वो घर से तैयारी करके चलता है कि जहाँ मेरी डेस्टिनी है, जहाँ मुझे जाना है, उसके लिए जितना मेरे पास रास्ते का खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो सब मेरे पास है। वो घर से चलता है और चलने के बाद से शाम को एक रेस्टोरेंट में ठहरता है और शाम को उस रेस्टोरेंट में उससे स्नैचिंग हो जाती है और उसका सारा पैसा चोर लेके भाग जाते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन था, वो आगे बढ़े या फिर बैक हो जाए। डिसाइड किया मैं बैक नहीं, वापस तो लौट के नहीं जाऊँगा। करूँ क्या? भूखा भी था अगले दिन। अब उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, होटल ने खाना देने से भी मना कर दिया। तो अब करे क्या? उसने अगले दिन एक दुकान पे गया और उससे बोला कि मुझे खाना चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे पास खाना खत्म हो गया है, आप थोड़ी देर वेट करो, ठीक है ना, और मैं घर में बनवाता हूँ, फिर आप खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिसके यहाँ वो खाना मांगने गया था, उसकी एक शॉप थी और वो शॉप चलती नहीं थी। दुकान खोल कर बैठता था रोज, लेकिन कभी चलती नहीं थी, कोई कस्टमर नहीं आता था। तो वो बोला घर में चला गया और जानते हैं जब कस्टमर नहीं आते तो दुकान हम वैसे छोड़े रखते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, सफाई नहीं करते हैं, मन भी उदास रहता है, पता नहीं कुछ सेल होगा या नहीं होगा। वो भी वैसे ही था। वो जब घर में बोलने गया तो उस बच्चे ने दुकान की थोड़ी सफाई कर दी तब तक कि चलो हम तब तक कुछ काम करते हैं। और जैसे सफाई की तो एक कस्टमर आ गया उसके पास और कई दिनों बाद उसके दुकान की एक सेल हुई, कुछ सामान बिका। तो उसको लगा नहीं, ये बच्चा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से कई दिनों बाद मेरे दुकान में कस्टमर आया। तो उसको कहा तुम रुको, तुम जाओ मत, ठीक है ना। उसने कहा ठीक है, मैं कुछ दिन आपके साथ काम करता हूँ क्योंकि मुझे भी रिसोर्सेज की क्या है ज़रूरत है। एक समय ऐसा आया कि उसकी दुकान बहुत चल गई, उसका लक मान लिया या जो कुछ भी है, या उसने मेहनत से, उस बच्चे ने उस दुकान पे काम भी किया तो उसकी वजह से उसकी दुकान चल गई। और एक समय ऐसा आया कि वो बच्चा अपनी डेस्टिनी के लिए जहाँ वो जाना चाहता था बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए, उसके पास सफिशिएंट पैसा हो गया। उस दिन उसने अपने लैंडलॉर्ड से बोला, जिसके यहाँ काम करता था, कि मुझे अब जाना है, मैं अब आपके यहाँ जॉब नहीं कर सकता हूँ। उसने बोला क्यों? तुमको लाइफ में पैसा ही चाहिए ना, जितना चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, मेरे यहाँ रुक जाओ, तुमको बेटे की तरह रखूँगा, तुम्हारी वजह से मेरा फ्यूचर ब्राइट हो गया है, तुमको जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए। बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी डेस्टिनी कुछ और है, मुझे अपनी डेस्टिनी पे जाना है। और पैसा मेरे लिए सिर्फ क्या है, मीडियम था, और उस मीडियम के थ्रू जितना मुझे रिसोर्सेज चाहिए तो मैंने फिर से क्या किया, रिकलेक्ट कर लिया। तो इसमें एक मैसेज है कि आप जीवन में अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो एक बात बताऊं, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, किसान की तरह धैर्य भी रखिएगा, किसान की तरह पेशेंस भी रखिएगा। किसान जब खेत में खेती करने जाता है उसके पास बीज तक नहीं होता है, बीज डाल दिया तो हो सकता है कि बीज डालने के बाद से बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तूफान आ जाए, फसल कटी हुई खेत में है और बारिश हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए, फिर भी वो अंत तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है। तो आप इस फील्ड में आए तो समय के साथ बहुत सारी आपके जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों से कभी घबराइएगा मत, हमेशा एक उम्मीद रखिएगा उस किसान की तरह कि कैसे हम जो है अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। डेस्टिनी आपका साथ देगी, सफलता आपका साथ देगी, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, ठीक है ना। कामयाबी का रास्ता कोशिशों से वास्ता, खुद पर विश्वास और उस पर आस्था, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, कभी हम लोग रोज़ हैं हम आपके साथ, जब भी आप हमसे मिलना चाहते हैं
हम आपसे मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे। आज हमारे गेस्ट को आप लोग सुनने के लिए आए थे, आप उनको सुनिए। मुझसे अगर कोई पर्सनल क्वेरीज है तो हम लोग मिलकर अपनी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्टेड टीचर, और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आज के स्टूडेंट्स ऑडियंस सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ताकि हम ही नहीं ये लास्ट में स्टूडेंट्स ही होते हैं जो मिलकर इस मीट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो जो भी गाइडलाइंस हमने सुने वी विल इम्प्लीमेंट इट सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Of career IAS, Dr. Seema Yadav ma'am, to give her valuable input. So give a big round of applause. भी था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये क्वायरीज होती है कि मैम कैसे तैयारी करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स की क्वायरी होती है कि नहीं मैम ये सिलेबस छूट गया, सर ने ये नहीं पढ़ाया, ये चीज़ और रह गई है। तो कहीं ना कहीं हम जब टीचर्स कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका पीछे रीज़न होता है कि वो पार्ट्स आपके सिलेबस से शायद ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं उसको ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो इन सब टॉपर स्टॉक को रखने का मतलब ये था कि आपके मन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तैयारी कैसे करें, क्या वे होना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन लोगों ने अपनी लाइफ में कैसे उन सब चीज़ों को किया। तो इस टॉपर स्टॉक को रखने का सिर्फ एक रीज़न था कि आप अपने मन में जो क्वेश्चंस रोज मेरे सामने या टीचर्स के सामने जो लेके आते हैं वो यहाँ फेस टू फेस रखें और उसको एक आराम से। आप लोग इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपने क्वेश्चंस को नहीं रख पा रहे, कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ हैं। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी बिकॉज मैं एक सिंगल लेडी, ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि वजह तेरी रजा क्या है। तो ज़िंदगी में अगर आपने कुछ ठाना है और वो ऐसा ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस आपको एक दृढ़ संकल्प के साथ उस रास्ते पर चलना है। जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो उस रास्ते को सफल बनाने के लिए ना आपको कोई ना कोई मिलता रहेगा, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर वो आपके अंदर नहीं है, आप IAS को छोड़िए, आप कुछ भी नहीं बन सकते। तो अगर IAS बनना है, दो ही चीज़ें हैं, जो टीचर आपको बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए। अपना एक टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए, जैसा कि बताया कि आपको 6 घंटे पढ़ना है या 7 घंटे पढ़ना है, मैक्सिमम 7 से 8, इससे ज़्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता, और उसको लगातार फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक 10-12 घंटे, क्योंकि एक तो मेरे जब स्टूडेंट्स आते हैं मैं नहीं अक्सर देखती हूँ मैडम मुझे तो तुरंत IAS बनना है, मैं लगा हुआ हूँ और बस और क्या पढ़ना है ये। अगर हमें लगता है कि आपके अंदर अच्छा ही चीज़ें हैं, हमें लगता है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताना है, तो हम लोग खुद बुक्स रिकमेंड करते हैं कि आप लोग क्लास के साथ साथ आप ये बुक्स भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, बिकॉज UPSC के लिए पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है ना। एक बार फेल होने के बाद दोबारा पुलिस से स्टार्ट करना, फिर दोबारा फेल हो गए, फिर पुलिस से स्टार्ट करना, आपके सामने है तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो पेशेंस को बनाए रखना है ना। तो उन सब चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट है, और आज सभी लोग आए उसके लिए दिल से थैंक यू। ठीक है।